तो स्टोरी की शुरुआत बड़ी ही खूबसूरत जगह से होती है। एक लेक का नजारा हम देखते हैं जहाँ पर कोई हमारे मेन कैरेक्टर को आशु नाम से बुला रहा था। हाँ व्यूवर्स, इस कैरेक्टर का नाम आशु है जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जिस बंदे ने उसको आवाज लगाई थी तो वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि आशु के फादर थे। वो कहने लगे, आशु बेटा तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह बेवकूफों की तरह एक जगह पर खड़े होकर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ मुझे भी बताना कि तुम किस चीज को लेकर इतना सोच रहे हो। तो हाँ व्यूवर्स, ये आशु हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का फादर है जो कि अपने बेटे के इस तरह एक जगह पर खड़े होने का रीजन पूछ रहे थे। और आशु जो कि बहुत गहरी सोच में था, तो अपनी सोच की दुनिया से निकलने के बाद आशु अपने फादर की ओर देखकर ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। जो कि देख उसका फादर बोलने लगा, ओए ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो? बेवकूफ लड़के, कल को ये किसी के सामने ना कर देना वरना नाक कटवा देगा। लोग हम पर हंसने लगेंगे, खास करके तो मुझ पर। मेरा बेटा मुझको ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। हाँ लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम किस चीज को लेकर सोच रहे थे। सोचो जितना भी तुम्हें सोचना है, लेकिन मुझे भूल मत जाइयो। इसके अलावा एडिशनली आशु के फादर आशु से मदद भी चाहते हैं, वो भी इस नेट को बिछाने में, क्योंकि आशु और उसके फादर दोनों मछुआरे हैं। मछलियाँ पकड़ना और उनको बाजार में बेचना, इसी से ही वो पैसे भी कमाते हैं और जिंदा रहने के लिए सरवाइव भी करते हैं। और आशु के फादर ये भी कहते हैं कि अगर आज किस्मत अच्छी रही, मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज भी दिखाऊंगा जो कि एक सरप्राइज होने वाला था। ये बोलने के बाद मानो मेन कैरेक्टर की ओर एक हवा का झोंका लगता है, जिसके बाद वो कहने लगा, हाँ जरूर मैं आया फादर, मेरे लिए थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन जरा ये बताइएगा कि वो सरप्राइज क्या होने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आशु और उसके फादर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। आशु मछलियाँ पकड़ने में अपने फादर से बहुत कुछ सीख रहा था, लेकिन मछली पकड़ने में तो उसका फादर ही बहुत माहिर है। इसलिए आशु ने जब भी ट्राई की तो उसे हर बारी केकड़े ही मिलते हैं, क्योंकि आशु को हर बार काटते रहते हैं। मगर सिर्फ आशु फनी नहीं बल्कि उसका फादर भी होता है। मानो वो एक मछली को जब पकड़ के खाने लगे तो जल्दबाजी में खाने के बीच में ही वो खांसने लगे। जैसे बाप वैसे बेटा, लेकिन उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। मछलियों को पकड़ते पकड़ते उन दोनों को टाइम का पता भी नहीं चला और सुबह से शाम भी हो गई। इसी बीच हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आशु एक मछली को देखता है जो कि एक रेयर टाइप की मछली थी, और उस मछली का नाम रेड कार्प होता है। इस मौके को आशु गवाना नहीं चाहता, तो वो नेट के बगैर ही उस मछली पर कूद पड़ता है, वो भी उसको पकड़ने के लिए। अगर जब पानी के अंदर सीन गया तो आशु को वो मछली कहीं भी नजर नहीं आई, वो अचानक से गायब हो गई थी। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ एक मछली नहीं बल्कि तालाब पूरा का पूरा खाली हो गया था। एक सिंगल मछली भी आशु को नजर नहीं आ रही थी, जो कि बड़ी अजीब बात है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उसने पानी के अंदर एक डाइव लगाई तो वो एक जगह पर अटक गया है। वो आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि उसकी बॉडी मानो अकड़ गई है। अकड़ने के बाद उसकी सांसें भी, जिसको उसने होल्ड कर रखा था, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उसे दोबारा सांस लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन वो किसी रीजन की वजह से एक जगह पर अटक गया है और वो हिल भी नहीं पा रहा। इतने डेस्परेट सिचुएशन में वो अपने फादर को बुलाता है। उसने जो ही आवाज लगाई तो एकदम से सीन कट गया और हम रात के अंधेरे में देखते हैं कि एमसी की आंख खुल जाती है, वो भी अपने डैड को याद करते हुए। पता चला कि एमसी सिर्फ एक ख्वाब देख रहा था, और जो ही वो उठता है तो उसको बांधा गया था और उसके कपड़े फटे हुए थे। आशु को उठता हुआ देख एक अनजान आवाज उससे कहने लगा, चलो आखिरकार तुम उठ ही गए। तो वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम शाओ है, और उसके साइड में मिस्टर जी हैंग खड़े हुए हैं। तो शाओ हमारे आशु से कहने लगा, हाँ तुम अभी तक अपने फादर को लेकर सपने देखते हो, कितनी अफसोस की बात है। तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया है और मेरे हाथ को क्यों बांधा गया है, मुझे जल्दी से छुड़ाओ। मैं विलेज के सारे लोगों को बता दूंगा कि तुम दोनों ने मुझे इस तरह बांध के रखा हुआ है। मगर आशु की बात को शाओ इग्नोर करता हुआ जी हैंग की तारीफ करने लगा। अरे मिस्टर जी हैंग, आपके दिमाग का तो कोई जवाब भी नहीं, कितने चालाक हो यार आप। बहुत खूब, मुझे आप पर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है। आपने कितना अच्छा चाल चला है इस बच्चे को ट्रिक करके गाइड करने के लिए। मगर रियलिटी आपकी तो ये थी कि इस बच्चे को तुम एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो, वो भी इस रिवर के अंदर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। इसी को मैनिपुलेट करना और प्लान में उसको चारे की तरह इस्तेमाल करना आपके लेवल का तो कोई भी नहीं है मिस्टर जी हैंग। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका दुश्मन तो मैं कभी भी नहीं बनना चाहता। जिसके बाद शाओ दोबारा से आशु से कहने लगा कि अगर वो सोना चाहता है तो वो सो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाला, और मिस्टर जी हैंग उसे पूरी उम्र के लिए सुलाने का प्लान बना रहे हैं। तो जब तक उसके पास टाइम है तो वो अगर सोते हुए बिताना चाहता है या फिर कुछ करके, वो जल्दी से करे, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू होती है। मगर हमारा आशु तो कुछ और सोच रहा था, वो उसी सपने को लेकर था जो कि कुछ देर पहले वो देख रहा था। क्योंकि अब हमें आशु की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। आशु इतना काम इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, वो रीइंकारनेट होकर इस बच्चे की बॉडी में आ गया है, और आए हुए आशु को एक मंथ हो गया है, क्योंकि इस आशु बॉडी के बंदा ऑलरेडी ही एक बीमारी की वजह से मर गया था। इसलिए उसकी जगह पर मैं आशु की
बॉडी में हूँ। एडिशनली जो ओरिजिनल आशु था तो और भी हमें उसके बारे में पता चलता है, जैसे कि उसकी माँ उस वक्त ही मर गई थी जब आशु को उन्होंने जन्म दिया था और बाद में उसकी परवरिश उसके फादर ने की है। बाप और बेटे का बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत हो गया था जिससे आशु को अपने सपनों में भी फादर याद आते हैं, क्योंकि ओरिजिनली उसके फादर एक बीमारी की वजह से मर गए थे, मगर बॉन्ड मजबूत होने की वजह से फीलिंग को आशु की बॉडी भुला ही नहीं पा रही और अब वो इस रीइंकार्नेट हुए आशु के पास अटक गई है और जब भी वो सोता है तो दोबारा से उसका फादर नींद में आ जाता है। मगर अब हमें इस रीइंकार्नेट हुए बंदे के बारे में भी पता चलता है कि अपनी दुनिया में वो भी एक मरीज था और अपनी आखिरी सांसों में उसने अपने पास किसी को भी नहीं देखा। आसपास के पेशेंट्स के पास जब उनकी फैमिली आती थी तो उनसे उसको बहुत ज्यादा जलन होती थी, मगर चाहे वो कुछ भी कर ले जलने से कुछ भी फायदा नहीं। और जब वो इस दुनिया में आया तो तकरीबन उसको 1 महीना हो गया है और उसने आशु की बॉडी के साथ अडेप्ट करना शुरू भी कर दिया था। बस मिस्टर जी हैंग ने उसे एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि आशु का रियल मकसद यहाँ पर जी हैंग को सिर्फ तालाब पर ले जाने का था, न कि एक चारे के तौर पर उनकी मदद करने का। मगर इस 1 मंथ में रीइंकार्नेट हुए आशु को बहुत कुछ पता चलता है कि ये दुनिया, इसमें काफी अलग अलग चीजें हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ इस वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली पावर्स है जिनको इस्तेमाल करके इंसान एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकता है, अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता है और जो भी अपने स्टैट्स को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है और इस पावर को इस्तेमाल करना जानता है तो उसको कल्टीवेटर्स कहते हैं। मगर ट्विस्ट की बात ये है कि न सिर्फ इंसान बल्कि यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर्स और जानवर हैं तो वो भी कल्टीवेट कर सकते हैं और कल्टीवेट करने के बाद वो पूरी तरह से इवॉल्व हो जाते हैं, वो भी अपने ट्रेनिंग और कल्टीवेशन के बलबूते पर। और जो जानवर भी कल्टीवेट कर सकते हैं और खुद को अपने दम पर इवॉल्व किया हुआ है तो उनको एक अच्छा नाम भी दिया गया है। तभी जी हैंग बीच में चिल्लाने लगे, वो आ रहा है, जल्दी रेडी रहना, ओके। शाओ की फटके हाथ में आ गई क्योंकि वो उसको वाटर मॉन्स्टर बुला रहा था, सिंपली एक क्रोकोडाइल, लेकिन शाओ उसे वाटर मॉन्स्टर बुलाता है। आशु ने जब उस वाटर मॉन्स्टर को देखा तो वो उनके बोट के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और वो बहुत बड़ा है। वो एक बवंडर बनाना चाहता था जिससे उनकी बोट धीरे धीरे करके अनबैलेंस होने लगी, जो कि देख मिस्टर जी हैंग, जो कि अब तक काफी ज्यादा शाना बन रहे थे, तो उनके पैरों तले जमीन घिसक गई और वो अपने मन ही मन बोलने लगे, डैम इट, मुझे तो ये किसी ने बताया ही नहीं था कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा लंबा होने वाला है। मुझे लगा कुछ छोटा मोटा होगा, लेकिन बाप रे ये तो बहुत बड़ा है। सिर्फ मिस्टर जी हैंग ही नहीं बल्कि शाओ की भी लड़कियों की तरह चीखें निकलने लगी, नहीं ये बहुत बड़ा है, इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे मिस्टर जी हैंग, वो देखिए वो स्ट्रेटली हमारी तरफ ही आ रहा है, कुछ करिए ना। तो जी हैंग अब सीरियस होकर, क्योंकि वो अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता, तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो खुद को दिलासा देता हुआ ये कहने लगा, लगता है जिस मौके का मैं इंतजार कर रहा था तो वो आ गया है। हमें जी हैंग के बारे में मालूम होता है कि उसने पूरे 10 सालों तक कड़ी मेहनत की है और अब वो खुद को परखने वाला है कि इन 10 सालों में वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। उसने जैसे ही स्टैंड लिया और अपना हिट लैंड करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, जो कि जी हैंग के हिसाब से पूरी दुनिया को बदलने वाला है, तो हम उस क्रोकोडाइल को भी देखते हैं जिसका मुंह इतना बड़ा था और वो खुद भी कि जी हैंग उसे देखकर उसकी पैंट गीली हो गई और कुछ करने से पहले ही जी हैंग का दी एंड हो गया, वो भी फटाक से। क्रोकोडाइल ने जी हैंग को पूरी तरह से खा लिया, जो कि देख शाओ के भी पैरों तले जमीन घिसक गई और वो अब और भी ज्यादा जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, ऐसे तो नहीं और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये तभी उसे चारे यानी कि आशु की याद आ जाती है। पीछे मुड़कर उसने जैसे ही आशु को देखा तो आशु समझ गया कि यहाँ पर ये बूढ़ा उसी को ही इस्तेमाल करेगा अपनी जान बचाने के लिए। आशु ने बोट को पकड़ा हुआ था ताकि वो पानी में ना गिरे, तो शाओ उसे जबरदस्ती गिराने के लिए आशु के हाथ पर एक चाकू मारता है, जो कि उसके आर पार हो गया और एक जोर की लात देकर वो उसे पानी में फेंक देता है ताकि खून की स्मेल को सुनकर वो वाटर मॉन्स्टर आशु के पास ही आ जाए। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया तो आशु और बोट के बीच में उतना ही फासला बढ़ता गया, हालांकि उसके हाथ भी बंधे हुए थे और पानी में होकर वो हेल्प मांग रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नहीं सुनने वाला। तक हार कर कि अब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, वो खुद की मदद करना शुरू कर देता है। उसने रस्सियों पर बाइट करा ताकि वो खुद को छुड़ा पाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और क्रोकोडाइल ठीक अब आशु के सामने ही है। क्रोकोडाइल को अपने पास आता हुआ देखकर अपने मन ही मन आशु बोलने लगा, अब ये मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज मेरी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आता। और मौत के कगार पर होने के बाद उसे अपने फादर की बैक फ्लैश आने लगी, जो कि उसे उठा रहे थे और इस आखिरी वक्त में भी आशु को अपना फादर ही याद आ रहा था और आशु अपने फादर का चेहरा देखकर सोचने लगा कि अगर आज वो जिंदा होते तो क्या सब कुछ चेंज होता, इस तरह मेरे साथ ना होता और कितनी अच्छी और सिंपल जिंदगी वो दोनों गुजार पाते। धीरे धीरे करके आशु ने अपना हाथ भी बढ़ाया, मगर जब उसने एक हाथ को पकड़ा तो अपने होश में आने के बाद वो देखता है कि वो एक लॉग को पकड़ लेता है, जो कि वही लॉग था जिस पर
उसने और अपने फादर ने अपने चेहरे एक साथ बनाए हुए थे। अब ये वहाँ पर कैसे आया ये ऑथर ने नहीं बताया, मगर ट्विस्ट काफी अच्छा था, इसको माइंड नहीं करेंगे। अब आशु उस लोग की मदद से पानी के बाहर भी आ गया था और वो रियलाइज करता है कि ये तो उसकी फादर की बोट है, मगर अब भी खतरा पूरी तरह से ढला नहीं और दोबारा से वो क्रोकोडाइल आशु को पानी में खींच लेता है। लेकिन खैर किसी तरह से उसे सांस लेने का मौका तो मिला, क्योंकि वो तो बस बेहोश होने ही वाला था। और अब हम उस मॉन्स्टर को भी काफी क्लियरली देखते हैं, जो कि क्रोकोडाइल कम लेकिन ड्रैगन ज्यादा लग रहा है। अपने मुंह में आशु का पैर उसने चबाए रखा हुआ था और उसे नीचे ही घसीट रहा था और वो क्रोकोडाइल आशु को खींचता गया और खींचता गया, बहुत गहराइयों तक वो आशु को ले जाता है। और अब जीने की इच्छा आशु को नहीं थी और वो कहने लगा, मुझसे जो भी हो पाया मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा फादर, सरवाइव करने के लिए मैंने सब कुछ किया है, मुझे माफ करिएगा। अगर आप होते तो इस पैथेटिक तरीके में मरना आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, आई एम सॉरी। जो ही उसकी बात खत्म हुई तो क्रोकोडाइल उसे नीचे ग्राउंड के डेप्थ पर ले आता है और उसे खाने से पहले अब वो उसके साथ खेलेगा, जैसे कि हर एक प्रेडेटर करता है। जो ही आशु पानी में खड़ा हुआ तो वो क्रोकोडाइल एकदम से मुड़कर दोबारा अटैक करने लगा और अटैक को आता हुआ देखकर आशु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी हम देखते हैं कि वाटर के अंदर एक ताबूत पड़ा होता है, जो कि ठीक आशु के सिर पर अपीयर होता है। उससे कुछ चैंटिंग के सिंबल्स निकल रहे थे जो कि आशु को घेरे हुए थे और एकदम से सिस्टम ओपन होता है, जो कि हमें बताता है कि वाटर कल्टीवेशन वो एक्टिव हो गई है। वाटर स्पिरिट को सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है, स्किल्स भी अनलॉक हो चुकी है और वो स्किल्स वाटर कंट्रोल की थी। मतलब कि अब आशु के पास भी एक वाटर टाइप एबिलिटी है, जिससे वो वाटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद मजीद हमें सिस्टम बताता है कि वाटर स्पिरिट अवेलेबल है, एक्वेटिक मंकी एक्टिवेट हो गया है, अवेकनिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई है, बस बॉडी को सिर्फ रिकवर किया जा रहा है। रिकवर करने के बाद होस्ट उठ जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने आशु की बॉडी को रिकवर किया तो उसकी आंखें खुल गई और विद इन अ मिली सेकेंड वो ये कहने लगा, अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं अभी तक पानी में जिंदा कैसे हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं उस क्रोकोडाइल के हाथों मरा नहीं। वो अपने हाथ और पैर को मारने लगता है, वो भी सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो किसी प्रकार सपने में तो नहीं जिस तरह के उसने पहले देखा था। वो पता भी चल जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा और हाथ और पैर मारते वक्त आशु को ये भी फील होता है कि वाटर बहुत ज्यादा लाइट है। मतलब कि आप लोगों ने इस लॉ के बारे में तो जरूर सुना होगा कि पानी में जितना नीचे जाओगे तो प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर अब जबकि आशु पानी के बहुत ज्यादा नीचे है तो प्रेशर इतना ज्यादा लाइट क्यों? उसे ऐसा लग रहा था कि पानी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, हालांकि बाकी चीजों पर पानी का रेजिस्टेंस अभी भी ज्यादा है। अभी वो सिस्टम को नोटिस करता है और वो बोलने लगा, ये मेरे आंखों के सामने क्या फ्लोट कर रहा है, ये क्या चीज है? तो सिस्टम आशु को बताने लगा कि इस स्किल का नाम फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल है, जिससे तुम पानी को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो भी पानी के करंट्स को भी। तुम्हारी फिजिकल बॉडी को कुछ भी नहीं होगा, तुम ऐसे हुए जैसे कि पानी के एक गॉड जिसको पानी का प्रेशर छू भी नहीं पाएगा। कंट्रोल ऑफ वाटर के साथ साथ आशु ने ये भी नोटिस करा वो तो नॉर्मली सांस भी ले रहा है, इसका मतलब वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है। इस चीज से उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर एक इंसान पानी के अंदर कैसे सांस ले सकता है। शायद इस वजह से कि सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और उसके पूरे वुंड्स यानी कि जख्म भी हील हो गए हैं, वो भी पानी के अंदर होकर। ये चीज बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी। ये तभी आशु पीछे से उस क्रोकोडाइल की प्रेजेंस को फील करता है, जो कि अब तक जिंदा है। पीछे मुड़कर उसने जैसे ही देखा तो उस क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला हुआ था, जो कि देखकर आशु बहुत ज्यादा डर गया और वो चीखता तो है लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे है, इसी का ही पता लगाने के लिए जब आशु ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है वो जब डर रहा था तो उसके हाथों की फॉर्मेशन कुछ ऐसे बन गई कि उस करंट ने जिसको वो सिस्टम के बलबूते पर कंट्रोल कर सकता है, तो कुछ बाइंडिंग्स बन गई जिसने उस क्रोकोडाइल को अटैक के बीच में ही रोक दिया और झगड़ लिया। लेकिन अब तक बेवकूफ एमसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाटर को वो ही कंट्रोल कर सकता है। उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था और अब उसकी आंखें खुलने लगी, सब कुछ साफ साफ अब उसे समझ में आ रहा था। यहाँ तक कि ये कि जितना एक मंथ उसने यहाँ पर गुजारा है तो जिस सिस्टम के बारे में उसने सुना है जो कि सिर्फ कल्टीवेटर्स ही यूज कर सकते हैं, तो शायद ये वही सिस्टम होगा। इस सिस्टम को लेकर उसके पास नॉवेल्स में भी काफी ज्यादा ज्ञान होता है जो कि उसने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा है। अब इसका मतलब ये कि इस सिस्टम की मदद से आशु को पानी में कोई भी नहीं हरा सकता और पानी में लिमिटेशंस उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटेशंस कैसी ही होगी कि वो पानी तक को कंट्रोल कर सकता है, मगर वो क्रोकोडाइल इतना इजी अपोनेंट नहीं। वो बाइंडिंग से खुद को छुड़ाने लगा, जो कि देखकर आशु बोलने लगा, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से यहाँ पर अमर नहीं हूँ। स्किल की भी
एक लिमिट है जिसको अब ये क्रोकोडाइल कुछ देर में खुद को छुड़ा लेगा। जैसे आशु ने बोला तो क्रोकोडाइल खुद को छुड़ा भी लेता है और छुड़ाने के साथ साथ वो एकदम से उस पर झपटा भी मारता है। अब पानी में एक इंसान के लिए डॉज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशु एक एक्सेप्शन है कि वो पानी में होकर ही उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। इसी हेल्प से तो उसने वाटर मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया। मगर अब उसको जल्द से जल्द इस क्रोकोडाइल को सबक सिखाना होगा कि अगर वो इसी तरह ही डॉज करता रहा तो कुछ भी नहीं होगा, बस वो अपना टाइम वेस्ट ही करता रहेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया जो कि इस क्रोकोडाइल को कंट्रोल करने का था, ताकि वो फुली आशु के लिए सबमिट कर दे, जिससे वो उसका हर एक ऑर्डर मानेगा। अगर क्या वो ऐसा कर सकता है तो वो खुद भी डाउट में है। तो उसने जैसे ही सोचा तो सिस्टम ने आशु को ये बताया कि एक तालिस्मान है जो कि ब्लड डोमिनेंट कहलाता है, वो स्किल एक्वायर्ड हो गई है। मतलब कि यहाँ पर सिस्टम आशु को सुनकर ही उसके हिसाब से ही उसके लिए वो तालिस्मान बना रहे हैं। बस अब आशु को वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके उस तक पहुँचना होगा और इस स्किल को एक्टिवेट करना होगा। फिर बाद में देखा जाएगा कि इसने काम करा या नहीं। क्रोकोडाइल से दूर भागने के लिए आशु पीछे चला जाता है, वो भी बड़ी तेजी से, और क्रोकोडाइल भी ये देखकर उसका पीछा करने लगा, वो भी बड़ी तेजी से। और अब वो क्रोकोडाइल उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था, जो कि देखकर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने वाटर ऑफ फ्लो को दोबारा से एक्टिव करा। इससे पहले तो वो वाटर के करंट को इमोबिलाइज करता है, वो भी अपने हिसाब से। दोबारा से कुछ वाटर की बाइंडिंग्स बन गई और उस क्रोकोडाइल को दोबारा से उस बाइंडिंग में जकड़ लिया। मगर अब की बार बाइंडिंग्स बहुत वीक थी, तो वो उसे तोड़कर एक बड़े ही जोर का झपटा मारता है, जिसको किस्मत से आशु डॉज कर लेता है। और अब क्रोकोडाइल उसके बहुत ज्यादा करीब था और जो स्किल सिस्टम से उसको मिली है, जिसका नाम ब्लड डोमिनेंट तालिस्मान है, तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करते ही वो उसके सिर पर अपना हाथ रख के उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है। तालिस्मान की एक्टिवेट होने के बाद वो क्रोकोडाइल बड़ी ही तेजी से स्विम करने लगा। मगर मानो या ना मानो, लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एकदम चिपक गया था, वो उसे जाने देने का कोई सवाल भी नहीं छोड़ेगा। ये तभी हम देखते हैं कि उसकी एक आंख बिल्कुल उस क्रोकोडाइल में बदल रही थी, जो कि वो रियलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि अब सिर्फ स्पिरिट पावर की ही बैटल हो रही है। एक स्पिरिचुअल बैटल जिसमें वो क्रोकोडाइल को या तो अपने कंट्रोल में लाएगा या फिर वो उसे यहीं पर ही मार डालेगा। धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल पावर उस क्रोकोडाइल की बहुत ज्यादा बढ़ती गई। उसकी आंख अब कम्प्लीटली तौर पर क्रोकोडाइल की आंख का रूप ले लेती है, जो कि समझने के बाद आशु बोलने लगा, लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं हार सकता, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जीने दो। जीने की डेस्पिरेशन ने स्पिरिचुअल पावर में इजाफा किया। तालिस्मान की पावर को वो और भी ज्यादा बढ़ाने लगा और चिल्लाते हुए अपने मन में ये बोलकर, ये बीस्ट, इसको मैं अपने लिए सबमिट करके ही छोड़ूंगा। तुम्हारा पीओ भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम मेरे ही बनकर रहोगे। जो ही उसने ये बोला तो वो अपने तालिस्मान की पूरी पावर वो यूज कर लेता है और उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई थी, तो उससे आशु को बहुत ज्यादा मदद मिली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं पानी के ऊपर का सीन, जिसपे हम देखते हैं आशु को, जो कि पानी से बाहर निकलकर खांस रहा था। वो काफी खुश था कि उसने सरवाइव कर लिया है। बहुत मुश्किल फाइट को अभी उसने अंडर वाटर जो लड़ा है, उसकी सांसें फूल रही थी और वो क्रोकोडाइल उसी को ही देखता ही जा रहा था। तो पता चला कि उस मुशक्कतों के बाद आखिरकार उसने इस क्रोकोडाइल को सबमिट कर लिया है और अब ये क्रोकोडाइल उसका ही मानेगा। एक बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। और कुछ स्टैट्स जो कि इस क्रोकोडाइल के बारे में है तो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पॉज करके तुम पढ़ लो। तो हाँ, उस बीस्ट को पूरी तरह से टेम करने के बाद आशु उससे ये कहता है, अब तुम्हें इसी तालाब में रहकर मेरे हर एक ऑर्डर का तुम्हें पालन करना होगा और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें दौड़ते हुए, भागते हुए, स्विम करते हुए जैसे भी आना है, लेकिन मेरे पास पहुंचना है। समझ गए या फिर नहीं? तो क्रोकोडाइल ने अपना सिर हिलाया, मतलब कि हाँ, वो समझ गया। जिसके बाद आशु अपने मन ही मन ये कहने लगा कि जब वो रिकवर हो जाए तो इस बीस्ट और आशु के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया है, तो तब वो उसे बुला सकता है। अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, तो अगर वो दूर चला गया तो वो बुला नहीं पाएगा। जब रिकवर होगा तो तब यहाँ पर आकर वो इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को दोबारा यूज करेगा। या वो यहाँ पर आएगा भी या फिर नहीं, ये हमें बताने के बाद वो उस बीस्ट को वापस पानी में जाने का ऑर्डर दे देता है, जो कि मानकर वो चला भी जाता है। और अब आशु के जाने का टाइम भी हो गया था, बहुत रात हो गई है और घर की ओर जाने से पहले वो बाजार से अपने लिए कुछ चीजों को भी खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे बड़ी भूख लग रही थी। लकीली उसकी मेमोरी से जितना वो बता सकता है तो उसका घर इतना दूर नहीं है, बस कुछ ही किलोमीटर्स को उसे पैदल चलकर अपने घर पर वो पहुंच भी जाएगा। जबकि हमारा सीन दोबारा उस बीस्ट पर गया तो हम देखते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन की जगह पर जाता है, जो कि एक केव थी और वहाँ पर काफी टाइप के प्लांट उगे हुए थे, जो कि शायद स्पिरिचुअल प्लांट कहते हैं, जिनमें माना होती है। और कल्टीवेशन वाले इन माना प्लांट्स को खाकर अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं। जितना प्लांट रेयर होता है तो कल्टीवेशन की माना उतनी ज्यादा प्योर होती जाती है। जिसके बाद सुबह हुई और हम देखते हैं कुछ लोगों को, जिनमें शाओ भी शामिल था और वो उन लोगों को कहीं और गाइड कर रहा था। और एडिशनली हम शाओ के मुंह से एक स्टूवर्ट जीहेंग का नाम भी सुनते हैं, जिनको शाओ कहीं और गाइड करने के लिए ले
जा रहा था। स्टुअर्ट ज़ीहैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। बाकी के लोग स्टुअर्ट ज़ीहैंग को जानते नहीं और उनको देखकर वो क्यूरियस होने लगे कि आखिर ये कौन है और ये आशु के घर क्यों जा रहा है। तो उसका दूसरा बंदा जो कि उसके पास खड़ा होता है तो वो इन दोनों को जानता है और अगर वो आशु के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब वो बड़ी मुसीबत में फंस गया। इसी बीच हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम लीबो होता है और वो आशु का दोस्त भी है। वो भी समझ गया कि उसका दोस्त एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है जिसका वो अकेले तो सामना नहीं कर पाएगा। तो जब सीन दोबारा शाओ और स्टुअर्ट ज़ीहैंग पर गया तो वो आशु के घर के सामने थे। दरवाजे के सामने खड़े होकर शाओ अपने मन ही मन बोला, अगर वो बच्चा मर गया है तो मैं उसके पूरे खजाने को ले जाऊंगा जो भी उसके घर में है, क्योंकि उस कमीने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। और वो ज़ीहैंग को भी सोचने लगा कि अगर यहाँ पर उसकी हालत आज ऐसी है तो वो उस कमीने ज़ीहैंग की वजह से है जो कि पता नहीं 10 सालों के लिए पता नहीं कहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ करने से पहले ही उसका तो खत्म हो गया। उसने धड़ाम से दरवाजे को तोड़ दिया और एक गुंडे की तरह उनके घर में इन्फिल्ट्रेट किया जैसे कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। दरवाजे को तोड़ने के बाद शाओ को एक सरप्राइज मिला कि वहाँ पर तो आशु अब तक बैठा हुआ है और वो सही सलामत और जिंदा है। ये देखकर उसने उंगली उठा के बोला, तुम मरे क्यों नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? को तो उस बीस ने अब तक खा लिया होता, मैंने तुम्हें खुद फेंका था, तुम आखिर कैसे जिंदा हो? तो पीछे स्टुअर्ट ज़ीहैंग इस बात को सुन लेते हैं लेकिन वो पूरा नहीं सुनते। जस्ट इतना कि मरने मारने की बात हो रही थी और स्टुअर्ट ज़ीहैंग इन सारे मरने वाली बातों को उसकी बेवकूफी बताता है क्योंकि वो धीरे धीरे करके बहुत बूढ़ा होता जा रहा है। बुढ़ापे में खैर इस तरह होता रहता है, बूढ़े लोगों को चीजें को क्लियरिफाई नहीं करना होता, इस वजह से तो वो कुछ भी इल्जाम लोगों पर डाल देता है। तो इस चीज को शाओ का बुढ़ापा समझकर स्टुअर्ट ज़ीहैंग इस बात को इग्नोर करते हैं। मगर अगर शाओ की बात की जाए तो उसकी तो हवा ही टाइट हो गई थी। बस उसका सच स्टुअर्ट ज़ीहैंग को पता लगने ही वाला था, जिसके बाद शाओ स्टुअर्ट ज़ीहैंग की बात के साथ एग्रीड होता हुआ बोलने लगा, आपने एकदम सही कहा स्टुअर्ट ज़ीहैंग, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ लेकिन ये बंदा वही है, इसका नाम आशु है और इसी के पास ही मैं आपको लेकर आने वाला था, लेकिन मुझे ये खुद पता नहीं था कि ये यहाँ पर घर पर मौजूद भी होगा। आशु का वर्ड सुनकर स्टुअर्ट ज़ीहैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। वो गुस्से में कहने लगे, अच्छा तो तुम हो वो आशु जिसके घर हम आने वाले थे? हाँ, अभी तक जिंदा हो। लगता है किस्मत तुम्हें मरने नहीं दे रही, वो तुम्हें और जलील और जलालत की जिंदगी से गुजारना चाहती है, इस वजह से तो आज तुम जिंदा हो। शाओ भी स्टुअर्ट ज़ीहैंग की बातों के साथ एग्रीड होता हुआ बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऊपर वाला अच्छे से समझता है कि एक बुरे इंसान के साथ कैसे सलूक करना है। ये इस जिंदगी में जलील होता जाएगा, बेइज्जती खाता जाएगा जब तक पूरी तरह से पनिशमेंट खत्म ना हो जाए। ये इसकी सबसे बड़ी डिवाइन पनिशमेंट है। बाद में स्टुअर्ट ज़ीहैंग अपने बंदों से आशु को पकड़ने का बोलते हैं, जाकर इस आशु को पकड़ लो। स्टुअर्ट ज़ीहैंग के बंदों ने बिल्कुल वैसा ही करा और आशु जिसको स्टुअर्ट ज़ीहैंग के लोगों ने पकड़ लिया था तो वो कंफ्यूज होकर बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे इस तरह पकड़कर आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? वो रेजिस्ट कर रहा था कि तभी एक जोर का मुक्का सीधा उसके पेट पर लगता है, क्योंकि और किसी ने नहीं बल्कि शाओ ने दिया था और वो बोलता है, बकवास बंद कर दे कमीने, अब तक बकवास करता रहेगा। और एडिशनली शाओ ज़ीहैंग के मरने का भी आशु को ही करार देता है कि इस वजह से मास्टर ज़ीहैंग मरे थे, क्योंकि उनको मौत के पास लेकर जाकर ये यहाँ पर खुद वापस आ गया और मास्टर ज़ीहैंग मर गए। तो बस शाओ इल्जाम डालता ही गया और यहाँ तक वो उसको मर्डरर भी बुलाने लगता है कि तुम एक खूनी हो, तुमने उस बंदे को मरवाया है जिसको विलेज की सेफ्टी के लिए बुलाया गया था, जो कि उस मॉन्स्टर से इन लोगों को निजात दिलाने वाला था, और अब इतना बड़ा नुकसान तुमने करवाया है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो खतरा अभी तक मंडरा रहा है, उसका अभी तक खात्मा नहीं हुआ। तो अब तुम क्या करोगे? भला आखिर इंसान कब तक अपनी बेइज्जती को सुने और झूठ पे झूठ अपने सिर लगता हुआ देखे? तो अब आशु भी बोलने लगा, देखो बूढ़े, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन क्या सच में वो मैं ही था जिसने मास्टर ज़ीहैंग को मरवाया है? तुम वहाँ पर मौजूद थे ना, तो झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हो? अपना सच छिपाने के लिए तुम और कितना झूठ मेरे सिर पर डालोगे? क्लियरली तुम दोनों ने मुझे एक बेट की तरह इस्तेमाल किया, ये बात क्यों नहीं बताते? मास्टर ज़ीहैंग मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मरे हैं। क्योंकि सुन शाओ बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो भड़कते हुए बोला, बकवास बंद कर, तुम कुत्तों की औकात नहीं होती। या तुम्हें समझ में आ रहा है कि खूनी होकर एक तो तुमने बंदे को भी मरवाया है और इतनी सीनाजोरी, तुम आखिर क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे ये जो मुंह कैंची की तरह चल रहा है ना, ये तुम्हें और भी ज्यादा पनिशमेंट दिलवाएगा, डिवाइन भी और हमसे भी, क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर हो, एक मॉन्स्टर हो जो कि लोगों को मरवाता है। मॉन्स्टर का वर्ड सुनकर एक बैक फ्लैश में हम देखते हैं ज़ीहैंग जब वो अपनी पास्ट लाइफ में था तो वो वहाँ पर अकेला था, जिसको ऑर्फन कहते हैं, कोई माँ बाप नहीं
नहीं थे और वो यतीम था और विदाउट एनी रीजन माँ बाप न होने की वजह से लोग उसे ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि वो कोई फ्रीक या मॉन्स्टर हो। तब लोग उससे दूर ही रहा करते थे, जैसे कि आशु उन लोगों के लिए एक घिनौना दरिंदा था। मगर अपना डिस्टेंस रखते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आशु को एक मॉन्स्टर तक बुलाया, उसका मजाक उड़ाया कि उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अकेला है। यहाँ तक कि ये कि जब भी कोई स्कूल में कुछ चोरी हो जाता तो सब लोग आशु पर ही उंगली उठाते, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसको परवरिश देने वाला और कोई भी नहीं था। तो ये चीज लॉजिक तो नहीं बनाती, लेकिन लोग इसके साथ घुल मिलते गए। कुछ लोग तो उसे हॉलवे में भी तंग करते थे और उस पर हंसते भी थे, और कुछ तो कूल बनने के लिए भी उसका मजाक उड़ाते थे विदाउट ये कंसिडरेशन लेने में कि उसको क्या फील हो रहा होगा, विदाउट इतना हेट उसको आखिर क्यों मिल रहा है। कि एक दिन आशु ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जो वो उसे बुलाते थे, तो वही अब वो बनने लगा। क्योंकि एक दिन एक मोटा सा स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहा था। आशु ने उसकी ओर जस्ट देखा और वो उसे मॉन्स्टर बुलाने लगा कि देखो देखो मॉन्स्टर कैसे मुझे देख रहा है, और वो उसे चैलेंज भी करता है, ओए मॉन्स्टर अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे हिट क्यों नहीं करते, आओ मारो मारो ना मुझे, मारो ना। तो यही वो सेंटेंस था जिसने आशु को बदलने पर मजबूर किया, और जो वो चाहते थे और जो वो बुलाते थे एक मॉन्स्टर, तो आशु वही बनने लगा। एक बार आशु ने उस मोटे बंदे को एक जोर का मुक्का दिया, उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। इस चीज में आशु को एक सेटिस्फेक्शन फील होने लगी। इवन अगर वो वहाँ पर थोड़ा और देर रुकता तो वो वहाँ का मॉन्स्टर ही बन जाता, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ थी। लेकिन उसने कभी किसी को बुली नहीं करा, और आज दोबारा उसके साथ ये हो रहा है, तो वो अपनी पावर को छुपाएगा नहीं, क्योंकि छुपाने का फायदा ही क्या, ये रोज इस तरह करेंगे तो आशु को टारगेट ही करेंगे। क्योंकि हार मानना ये आशु के नेचर में नहीं है, और ये वो सबको बताता है कि कभी भी हार मत मानना। जो ही उसने ये कहा तो वो स्टुअर्ट जीहैंग के सबऑर्डिनेट से भी खुद को चढ़ाकर शाओ को सीधा एक हेड बम्प देता है, जिससे शाओ की हालत खराब हो गई। वो शाओ को एक साइड फेंक कर मटके को भी अपने सिर पर मारता है, जिससे उसके अंदर स्टोर हुआ पानी भी गिर जाता है। और अब जैसे कि पानी उसकी खासियत है, तो अगर अपनी पावर को रिवील करने के बाद ये उसे मॉन्स्टर क्यों ही ना बुलाने लगे, और उसके बाद कंफर्म हो जाए कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो मॉन्स्टर ही सही, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। और अगर बाद में उसकी जिंदगी बहुत खराब होती गई और एग्जीक्यूट भी उसको करना पड़ा, वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ही जो ही आशु ने ये बोला, तो वो वाटर को दोबारा से कंट्रोल करने लगा। और शाओ जो कि अब घबरा रहा है, वो आशु से बोला, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? स्टुअर्ट जीहैंग, आपने देखा ना कि आपके सामने एक मॉन्स्टर मुझ पर हमला कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जल्द ही मानो और मास्टर के पास इसे ले जाते हैं, ताकि इसकी वो हेकड़ी निकाल दे। और बाद में एक खुरापाती आइडिया उसके दिमाग में आता है, जिसको वो स्टुअर्ट जीहैंग को बताता है, लेकिन ये अभी के लिए एक सीक्रेट है। मगर काफी घिनौना चेहरा बनाकर शाओ ने ये बोला, और स्टुअर्ट जीहैंग, हमें लोगों की भी तो जरूरत है ना, और ये एक अनार्थ भी है, इसके पेरेंट्स भी नहीं, तो ये एक परफेक्ट सब्जेक्ट है। क्या कहते हो, मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा? तो शाओ की बातों के साथ स्टुअर्ट जीहैंग भी एग्रीड करते हैं, और वो बोले, हाँ तुमने बिल्कुल एकदम सही कहा। ओए अब सुनो आशु, मैं तुम्हें यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा हूँ एक सन के तौर पर, तो मैं मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से बदल दूंगा, और अगर तुम इसको मानते नहीं तो मैं तुम्हारे पैर यहाँ पर तोड़ दूंगा, ताकि तुम अपना काम खुद ना कर सको और तुम्हें जलालत की जिंदगी जीना पड़े। सारे कमोशंस को बाहर लोग भी देख रहे थे, ये उनके लिए पहला टाइम नहीं था कि वो किसी को अडॉप्ट होता हुआ देख रहे हैं, वो भी जीहैंग क्लैन के लिए। और इस तरह विलेज में काफी ज्यादा लोग गायब होने लगे, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन शक जीहैंग क्लैन के पास जाता है, वो लोगों को अडॉप्ट करके उसे अपने पास ले जाते हैं, और बाद में उनका पता भी नहीं चलता। और लेटली जीहैंग क्लैन ने बहुत सारे लोगों को अडॉप्ट भी कर लिया है, जो कि सामने खड़े विलेजर्स के साथ साथ बाकी विलेजेस के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और अजीब। तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो बोला, कौन है वो गुस्ताख जिसने आशु पर हाथ डालने की कोशिश करी, सामने आओ। तो वो विलेज का चीफ होता है, जिसको लीबो ने बुलाया होता है, क्योंकि उसे पता था कि इस मामले में वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। चीफ आते हुए वो बोला, तुम लोग सरेआम इस तरह बदमाशी क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो ये विलेज चीफ अब तक जिंदा है? स्टुअर्ट जीहैंग विलेज चीफ को देखने के बाद उसे बूढ़ा बुलाने लगा। ओए बेवकूफ बूढ़े, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो बूढ़ा और ऊपर से बेवकूफ उसे बुलाकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, और वो उसे बताने लगा कि चाहे ये बूढ़ा कोई आम विलेज का चीफ ही क्यों ना हो, लेकिन वो धाशुन डायनेस्टी से है। धाशुन डायनेस्टी, अब मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो भी इसके मेंबर होते हैं तो उनसे सब लोग तमीज से बात करते हैं। और यहाँ पर स्टुअर्ट जीहैंग इस तरह अगर बोलेगा तो उसे पनिशमेंट दे दी जाएगी, जो कि सुन स्टुअर्ट जीहैंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए। मगर चीफ की बातें नहीं रुकी,
उसने एक पे एक धमकी दी कि दाशुन डायनेस्टी के एक ऑफिशियल के साथ अगर तुम इस तरह बदतमीजी करोगे तो मेरी बात लिख कर ले लो कि तुम्हारे मास्टर के साथ साथ तुम्हें भी एक अपोलॉजी लेटर लिखने पर और मेरे मुंह पर अपोलॉजी कहने पर मजबूर कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट करी तो ली बॉबी अब चीफ को रोकता है क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी स्टुअर्ट ज़ीहैंग विलेज चीफ को एक बूढ़ा घूसट वो भी बेवकूफ वाला बुलाता है। मगर अब उसकी आंखें जब उस विलेज चीफ ने खोल दी तो वो आज के लिए आशु को तो छोड़ रहा है, लेकिन वो दोबारा उसके पास जरूर आएगा, वो भी अकेले में, और उसे अपने साथ ले जाएगा क्योंकि ये मैटर यहाँ पर खत्म नहीं होता। वो जैसे ही वापस जाएगा तो अपने मास्टर को बोलकर वो इस इन्वेस्टिगेशन को आखिरी दम तक लड़ेगा और आशु को सजा भी दिलवाएगा। ये कहकर वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ निकल जाता है। मगर जाने से पहले चाऊ जो होता है वो हमारे आशु को बोलता है कि तुम्हारे बाप की तरह तुम भी किसी अच्छे चीज को अप्रिशिएट नहीं करते और तुम भी उनकी तरह कुत्ते की मौत मरोगी। अपनी बात को बोलकर शाओ भी उनके साथ निकल पड़ा और विलेज चीफ अब आशु के बारे में पूछते हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, क्योंकि ये लोग इन लोगों ने जैसे कहा कि बाद में ये आएंगे तो वो जरूर आएंगे, इसलिए वो ज्यादा मुसीबत में पड़ने से आशु को रोकते हैं। आशु थैंक यू ग्रैंडपा बोलकर उनकी बात का पालन करने के लिए वादा करते हैं कि वो इस बात को हमेशा याद रखेगा। और अब जबकि मैटर सोल्व हो गया है, वो भी टेम्पररी, तो ली बॉबी विलेज चीफ को अपने साथ ले जाता है। और अब उनके जाने के बाद आशु अपने मन ही मन ये कहता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, वो दोबारा से आएंगे और ये दोबारा से रिपीट होता रहेगा अगर मैं इसका कुछ करूंगा नहीं तो फ्यूचर में ये लोग जब तक मैं मरता नहीं तो मुझे टारगेट करते ही रहेंगे। विलेज चीफ ने एक बारी तो उसकी जान बचा ली, लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि उनके पास खुद भी इतना टाइम नहीं बचा, तो वो हर बारी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो अब आशु ठान लेता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनकर ही दिखाएगा। ये सिस्टम का मिलना ये फेट की एक निशानी है कि वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। ये तभी सिस्टम पर बताया जाता है कि वाटर एसेंस डिटेक्ट है। पेट के एवोल्यूशन में उन्होंने वाटर एसेंस का इस्तेमाल करा है। वाटर एसेंस का आशु को कुछ भी समझ में नहीं आया और जब उसने स्टेटस विंडो खोला तो उससे उसकी जेब खर्ची के बारे में बताया जाता है कि उसके पास 0 पैसा है। जो उसका पेट है तो वो हिल नहीं सकता और जो सिस्टम का ताबूत है उसका फ्यूजन लेवल 5% है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आशु उस लेक के किनारे पर आ गया था और जैसे कि स्टैट से उसे पता चल चुका था कि उसके पास किस किस चीज की कमी है, तो उन सबको वो ठीक करना चाहता है, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगी वो ग्रो नहीं कर पाएगा और फ्यूचर में तब तक लोग उसे टारगेट ही करते रहेंगे। आज सही तो सही फेट ने उसे मौका दिया है, अगर वो इस मौके का फायदा नहीं उठाएगा तो फिर वो कभी भी अपने पास्ट की तरह यहाँ इस फ्यूचर के लोगों को भी फेस नहीं कर पाएगा और वो रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि जिस चीज में उसे मजा आता है और अगर कोई से तकलीफ में भी हो लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए लिमिट्स को क्रॉस करता ही जाएगा। अब आशु उस क्रोकोडाइल को बुलाने लगता है, जैसे कि सिस्टम ने उसे बताया था कि वो कहीं से भी उसको बुला सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने के बाद इतनी तो आ गई है कि वो उस क्रोकोडाइल को समन कर सकता है। जो ही उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया वो भी क्रोकोडाइल को समन करने के लिए, तो अगले ही पल पानी में हलचल होने लगी और धीरे धीरे करके वो क्रोकोडाइल ऊपर आता गया और एक लंबी फ्लाइट के साथ वो उस पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन सरप्राइज की बात ये पता चलती है कि वो क्रोकोडाइल साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, जो कि देखकर आशु को भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई और वो बोलने लगा, अरे मेरा वो बड़ा सा क्रोकोडाइल कहाँ गया? ये पित्तू सा यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन है बे तू? जा चिलकुट वापस पानी में जा, वरना तो मगरमच्छ के बजाय लोग तुम्हें मेंढक समझने लगेंगे। तो सिस्टम आशु की इन्फॉर्मेशन के लिए एक मैसेज देता है कि अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट होने से अच्छा बीस्ट अगर इस फॉर्म में हो तो वो ज्यादातर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर काफी टाइम तक समा रख सकते हैं, जो कि अच्छा भी है, वरना तो बहुत ज्यादा और हर रोज कल्टीवेट करने की जरूरत भी होगी। और जितना वो साइज में खुद को छोटा करता जाएगा तो उतनी ही पावर कंजम्पशन कम होगी, जिससे ना तो आशु को भी कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सिस्टम उसके पेट के लिए इस्तेमाल करेगा। सिस्टम की इस एबिलिटी से आशु बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। वो पहले से ही जानता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इस वाले फीचर को देखने के बाद वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और वो कहने लगा, मानना पड़ेगा सिस्टम बड़ा ही तगड़ा हाथों लगा है। और अब आशु अपने पेट से पूछने लगा कि अगर उसको वो वाटर एसेंस कहाँ से मिले, क्या वो उसके बारे में अपने मास्टर को बता सकता है, या फिर अगर वो बोल नहीं सकता तो क्या वो उस जगह तक अपने मास्टर को गाइड कर सकता है। तो जो आशु ने अपनी बात खत्म की तो वो क्रोकोडाइल पानी में छलांग मार देता है। पित्तू से क्रोकोडाइल का पीछा करते करते आशु पानी के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है, इतना दूर कि उसे एक गुफा दिखती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर केव है। इस वजह से तो इंसानों की क्यूरियोसिटी यहाँ तक नहीं पहुँची, वरना वो इस जगह को भी बिगाड़ देते। जो कि उसने वाइन्स हटाई तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि आगे जिन स्पिरिचुअल प्लांट्स को वो देखता है तो वो माना से भरे हुए थे और इतने कि अगर आशु उनको गिनता तो रात से सुबह भी हो जाती। उनमें से कुछ तो लेजेंडरी स्पिरिट प्लांट भी होते हैं जिनके बारे में सिर्फ आशु ने सुना है और न ही अपने आंखों से कभी देखा था, और आज अपने पेट की मदद से वो स्पिरिट प्लांट को देख पा रहा है। इसके बाद आशु एक स्पिरिट प्लांट को टच करता है तो सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो गया और इस लेजेंडरी स्पिरिट प्लांट के बारे में उसे बताने लगा कि इस स्पिरिट प्लांट में वाटर एसेंस
एसेंस है जिसको सिस्टम ने डिटेक्ट कर दिया है। अगर होस्ट इसे चुनता है एब्जॉर्ब करने के लिए तो सिस्टम इसके साथ ग्रो होता जाएगा। और अब हमें आशु स्पिरिट प्लांट्स के बारे में बताता है। ये दुनिया में इन प्लांट्स के अलावा बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने स्पिरिट्स और माना को खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लिया है और उन सब में एक से बढ़कर एक अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी होती है। उन्हीं का एग्जाम्पल ये प्लांट्स हैं जिन पर एक स्पेशल इफेक्ट लगा हुआ है। ये बाकी पौधों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें स्पिरिट और माना है और इंसान तब से इन्हें स्पिरिट और माना प्लांट्स बुलाने लगे। और एडिशनली हमें आशु जीहेंग फैमिली के रेजिडेंट्स के बारे में भी बताता है जिनमें उनका मास्टर जाओ जीहेंग होता है। तो उनकी रेजिडेंट्स के यहाँ से ये भी पता चला है कि वहाँ पर एक फ्रोजन पॉन्ड है जिनमें काफी ज्यादा स्पिरिट प्लांट पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो उस पॉन्ड के तह में जाकर मिलते हैं और कोई भी एरा गैरा उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकता। उसे पॉन्ड का लालच देकर जीहेंग फैमिली का मानोर जिसका नाम जाओ होता है तो वो दुनिया के हर एक हिस्से से कल्टीवेटर को इसी का लालच देकर कि वो इन वाइल्स और वेन्स को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो करते करते वो उन्हें अपने फॉलोवर्स बना लेते हैं। और अगर बहुत सारे कल्टीवेटर्स जाओ फैमिली को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जीहेंग फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और अब बात आती है आशु पर जो कि ये चेक करना चाहता था कि इस स्पिरिट प्लांट को खाने के बाद उसे कितना ज्यादा वाटर एसेंस मिलेगा। लेकिन एक एक इस तरह खाते खाते और खुद तोड़ते तोड़ते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो अपने पेट की मदद लेता है लेकिन जहाँ तक उसके पेट की बात है तो वो तो पेट भरकर सो रहा था और बहुत आलसी भी था। जो कि देख आशु समझ गया कि अब यहाँ पर उसका पेट किसी काम का नहीं, उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखकर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि आज अगर उसका पेट ना होता तो इन प्लांट्स के बारे में उसे कभी भी पता ना चलता। और स्पिरिट प्लांट को तोड़ने के बाद वो जब ऊपर आए तो उसके पास बहुत सारे स्पिरिट प्लांट थे। ऑब्वियस सी बात है कि आशु एक इंसान है, उसे ऊपर आना ही होगा क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है। हालांकि वो पानी में सांस तो ले सकता है लेकिन हवा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिट प्लांट को एक जगह पर रखकर जब उनके पास आशु बैठ जाता है तो शुक्रिया कहकर वो उन प्लांट्स को खाने लगा। जैसे ही उसने एक बाइट करी तो सिस्टम ने ये डिटेक्ट कर लिया कि इस प्लांट में वाटर एसेंस है। इसे अगर होस्ट खाएगा तो उनके और उस सिस्टम के बीच में जितना भी फ्यूजन है तो वो और भी ज्यादा ग्रो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बाद में इन वाटर एसेंस से वो अपने पेट को इवॉल्व भी कर सकता है। अच्छा व्यूवर्स, आपने ये बात तो सुनी होगी कि मेडिसिन कितनी कड़वी होती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपके सेहत को तो ठीक करती है मगर खाने में वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तो आशु को भी यही लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट करेगा क्योंकि ज्यादातर कड़वी चीजें होती है जो कि बॉडी को प्यूरिफाई और सेहत देने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन खाने पर आशु का वो सारा का सारा शक ही दूर हो गया क्योंकि ये स्पिरिट प्लांट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे और वो उनको दबा दबा कर खाने लगा और अपने वाटर एसेंस और फ्यूजन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता गया। और खाते खाते वो इतना ज्यादा वाटर एसेंस को कलेक्ट कर लेता है कि उसका अब पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सेकंड्स में ही फट जाएगा। सिस्टम उसके स्पिरिट प्लांट को खाने के बाद एक मैसेज देता है जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके चाहते हो तो पढ़ लो। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं, अगर वीडियो को पॉज करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो अब उसके पास इतना ज्यादा वाटर एसेंस आ गया है कि सिस्टम बता रहा है कि वो किन किन चीजों को अपग्रेड कर सकता है। सबसे पहले अगर वो देखे तो फ्यूजन और एक्वेटिक स्पिरिट और साथ में एक्वेटिक बीस्ट, ये तीनों एक ऐसी चीजें हैं जो कि अभी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले खुद पर ही फोकस करेगा और उस एसेंस को खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। जो ही उसने इंक्रीज का बटन दबाया वो भी सिस्टम पर जो उसे मिला था तो उसकी बॉडी से वाटर मंकी की ऑरा निकलने लगती है जो कि बहुत ज्यादा इमेंस थी। और आशु बस फील करके ये बता सकता था कि इस फीलिंग से वो इतना तो बता सकता है कि उसकी बॉडी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। और इतनी पावर होने के बाद आशु बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो ये कहने लगा कि अगर इतनी पावर अब मुझ में आ गई है तो अगर वो कल को मुझे टारगेट करते हैं तो उनका मैं कचूमर बना दूंगा। बस अगर उस दिन उसके पास इतनी पावर होती तो वो उस मैटर को वही का वही सॉल्व कर देता और किसी को बीच में आने का आशु कभी मौका ही नहीं देता क्योंकि आशु उनका टारगेट है। और अगर टारगेट की कोई हेल्प करेगा तो एनिमीज उसको भी टारगेट करने लगेंगे और उनका जीना भी हराम कर देंगे, जो कि आशु बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जिंदगी खराब हो जाए। एक्वेटिक स्पिरिट से न सिर्फ उसे पावर मिली बल्कि उसका जो वेट था तो वो भी बढ़ने लगता है क्योंकि मसल्स ग्रो हो रहे थे। और अब आज से लेकर उस दिन तक जब तक वो लोग उसे खुद से टारगेट ना करे तो उसे एनर्जी कलेक्ट करनी होगी, चाहे इसमें साथ आशु के पास कितना भी टाइम क्यों ना हो। और आज के लिए उसने कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया और इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता और अगर करेगा तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि वो बात आपने तो सुनी होगी कि अगर आप हद से ज्यादा खा भी लेते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं पड़ता। अभी के लिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर सकता। तो उसी बीच उसके दिमाग में फ्यूचर और फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत सारी बातें आई क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे और रहने का खर्चा उसे अकेले ही उठाना पड़ेगा जिसमें उसका बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन क्या करे, आशु के लिए ये करना ही होगा अगर उसे जिंदा रहना है। और ऑटम भी बहुत ज्यादा नजदीक है। उस मौसम में क्रोकोडाइल्स और भी ज्यादा लेजी हो जाते हैं बिकॉज उनका ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो वो अपने फाइनेंस के लिए अपने छोटे दोस्त की मदद तो ऑटम में बिल्कुल नहीं ले सकता। जो ही आशु ने ये बात की तो उसके पैरों के साथ एक मछली जाकर गिरती है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि क्रोकोडाइल ने ही फेंकी थी क्योंकि वो उठकर उसके लिए एक मछली
लाया है जिसने आशु का वो पूरा मसला ही सॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि अब तक आशु को यही दिक्कत हो रही थी कि वो पैसे कैसे कलेक्ट करेगा। और अपने छोटे से क्रोको के बारे में इतना ज्यादा बुरा बोलकर कि वो बहुत ज्यादा लेजी है, तो वो अपनी सारी बातों को वापस ले लेता है। और वो हंसते हुए अपने क्रोको की ओर देखकर बोला, तो तुम पूरी तरह से लेजी नहीं हो, ये मैं जानकर बड़ा ही खुश हुआ। जब तक तुमसे मदद मिलेगी तो मैं कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा। और ये जो कुछ वक्त की गरीबी है, तो उसी तरह ही मछली को मार्केट में बेच कर वो उसका हल निकाल सकता है। जिसके बाद सुबह का सीन हुआ, हम देखते हैं कि आशु मार्केट में होता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है, क्योंकि कल की मछली को बेचने के बाद उसको काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा हुआ है। हालांकि ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ गुजारा करना है ताकि वो सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर ना हो। इसलिए आशु हमें ये भी बताता है कि यहाँ के जितने भी मर्चेंट्स हैं वो बड़े ही सीधे साधे हैं, उनको बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हो। हालांकि उनके प्रीवियस लाइफ में जितने भी मर्चेंट्स थे तो वो तो टैक्स की वजह से अच्छे दाम में कोई भी चीज नहीं लेते और ना ही देते हैं। तो अपनी पिछली लाइफ की बार्गेनिंग स्किल को वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है और बहुत सारे मर्चेंट्स को वो चूना लगा देता है। लेकिन अब बाजार के बीच में आशु अपने मन ही मन बोलने लगा कि वाटर एसेंस का मसला खत्म करने के बाद अब जबकि उसमें इतनी पावर आ चुकी है कि वो उस मसले को खत्म कर सकता है, तो मौके पे चौके का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो खुद से कोई भी स्टेप नहीं लेने वाला। क्योंकि विलेज चीफ की बात उसे अब तक याद थी, शैतान का नाम लिया तो शैतान हाजिर, क्योंकि वहाँ पर शाओ आ जाता है जो कि आशु को देखकर पीछे से आवाज लगाता है। वो कुछ दिनों के मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसकी हालत खुद भी खराब और वो पुरानी बातों को भूलकर नई दोस्ती का आगाज भी करना चाहता है। और बाजार में मिलने का उन दोनों का एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो उसे ढूंढ रहा था, वो भी उससे माफी मांगने के लिए। तो इसको वो कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी ना समझे। और एडिशनली शाओ उसे अपनी बोट पर भी बुलाता है जहाँ पर उसने खाना पकाया है, वो एक साथ मिलकर खा भी सकते हैं ताकि दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो पुरानी बातों को भूलने में उन दोनों की मदद करे। और वो इस चीज के लिए टेंशन लेने से तो मना करता है कि वहाँ पर कुछ और लोग भी होंगे, क्योंकि बस वही और शाओ ही होंगे। जो कि सुन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन बोला, हम दोनों, तो मुझे लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास चल कर आ गए। और एक घिनौनी सी स्माइल देता हुआ आशु कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर सिर्फ वही दोनों होंगे तो वो घबराएगा नहीं और वो खुल के बात कर पाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। और अब चलते हैं आशु के सिस्टम को देखने के लिए कि अब उसके पास क्या क्या है। खर्च करने के लिए उसके पास 8 कॉपर कॉइन्स है। उसका छोटा क्रोको अब इमोबिलाइज है और जो उसका वाटर फ्यूजन है तो वो 7.5% पर आ गया है। पहले से उसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसी बीच हमारा सीन जाता है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं शाओ को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी हालत खराब होने की वजह स्टुअर्ट ज़िहेंग खुद ही है, जो कि उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। हालांकि अब तक शाओ एकदम ठीक था और उनके ही सपोर्ट में था, लेकिन अब वो उसे क्यों मार रहे हैं। तो पता चला कि रिसेंटली मेंशन में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उन एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं। मेंशन वाले लोगों के पास मेडिकल मटेरियल्स कम हो रहे हैं और अब यहाँ पर स्टुअर्ट ज़िहेंग का मेडिकल मटेरियल से इंसानों का मतलब था जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब हमारे लिए वही बात क्लियर हो जाती है कि शाओ ने स्टुअर्ट ज़िहेंग के कानों में जो खुसर बुसर किया था वो भी आशु के खिलाफ कि वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उनका यही मतलब था कि वो उसे एक मेडिकल मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और स्टुअर्ट ज़िहेंग ये खुद भी चाहते हैं कि उस तरह के मेडिकल मटेरियल्स जितने भी यहाँ आसपास तुम्हें नजर आए तो उनको यहाँ पर भेज दो। जिसके लिए शाओ कुत्तों की तरह बोलता है कि मैं समझ गया और वो वादा करता है कि वो आशु को उस मेडिकल मटेरियल का एक हिस्सा जरूर बनाकर छोड़ेगा। और वो यहाँ तक डर के मारे इतना भी कह देता है कि वो उसे कल ही लेकर आ जाएगा। ये बात जैसे ही शाओ कहता है तो स्टुअर्ट ज़िहेंग उसके कानों में आकर बोलने लगे, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं खुद तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा एक इमोर्टल बनने में। जितने भी एक्सपेरिमेंट पर काम करने वाले हैं तो वो तुम्हें इमोर्टल बना देंगे। कि सुन शाओ के चेहरे पर एक खुशी सी दिखती है। वो बोला, क्या सच में? तो ज़िहेंग का जवाब हाँ में होता है कि वो झूठ वाला उससे क्यों बोलेगा। तो एक इमोर्टल बनने का सपना सबका होता है, लेकिन आखिर उसको अचीव करने के लिए ज़िहेंग फैमिली क्या कर रही है, क्योंकि किसी को इमोर्टल बनाना इतना आसान नहीं। मगर इतनी खुशी में हम शाओ को देखते हैं कि वो एकदम पागल हो रहा था, क्योंकि ये उसका सपना था और उसका सपना अब आशु को हवाले करने के बाद ही पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए वो अपने कपड़ों को भी फाड़ देता है, जिसके बाद हम उसकी बॉडी पर कुछ सैंपल्स को देखते हैं और वो एक जोर की चीख लगाता है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक म्यूटेंट में बदल चुका है, मतलब कि एक ज़ॉम्बी। और चीखते हुए ज़िहेंग ये बोलता है, मुझे अमर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पर आ जाता है, जहाँ शाम हो रही थी और बोट पर आशु और शाओ बैठे हुए थे। आशु को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शाओ सीनरी पर फोकस करने का कहता है कि सीनरी कितनी अच्छी है और कोई शिप भी आसपास नहीं है, तो बहुत ज्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है। चलो अब मैं तुम्हें बातें कर करके तुम्हें पकाना नहीं चाहता, क्योंकि खाना रेडी है। अब इसको खाने के बाद हम दोनों के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्रजेस होंगी तो वो इस खाने के फिनिश होने के साथ साथ वो भी फिनिश कर देंगे। लेकिन अब भी आशु को शक हो रहा था और वो पूछने लगा, क्या तुम सच बोल रहे हो कि यहाँ पर आसपास कोई शिप भी नहीं है? मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हो। तो
आशु के सवाल के रिस्पॉन्स में शाओ ये कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ और मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है और इस वजह से तो मैं तुमसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी का अभी खत्म करते हैं। और शिप की घबराहट में तुम अपने खाने को मजे से खा ना पाओ तो पहले से बता दो, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि आसपास कोई शिप भी नहीं है। ये कहकर हमें शाओ के खुरापाती आइडिया के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि वो हमें खुद बताता है, वो भी अपने मन ही मन ये कहकर, ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज तुम ये पी लो और ये फिश खा लो, जब तक तुम मर नहीं जाते और तुम्हारा गला चीखते चीखते पट नहीं जाता तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं सुनेगा, इसलिए फिक्र मत करो। मेरा प्लान भी यही है कि तुम्हारी चीख को कोई सुन नहीं पाए, तो बेफिक्र रहना। इसका मतलब शाओ ने खाने में कुछ मिला दिया है। जो ही शाओ की ये बात कंफर्म हुई तो आशु उठ खड़ा हुआ, वो भी बड़े गुस्से में, क्योंकि अब उसका स्टेप लेने की बारी आ गई है। उसने अपनी एबिलिटी को यूज करा, जो कि देखकर शाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहने लगा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और देमर अपनी वाटर एबिलिटी को वो उसके चेहरे पर चिपका देता है, जिसमें उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पानी में इंसान सांस नहीं ले सकते। और टाइम के साथ साथ शाओ का दम घुटता गया और सांस लेने में उतनी ही तकलीफ बढ़ती गई। और देखते ही देखते आशु को अपने सामने शाओ बेहोश हो जाता है, मगर वो पूरी तरह से मरा नहीं था, क्योंकि हम रात के अंधेरे में उसकी आंखों को दोबारा खुलता हुआ देखते हैं। मतलब कि आशु ने उसको पूरी तरह से मारा नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे उसको होश आया और उठने की कोशिश करा तो उसको पता चला कि आशु ने उसे रस्सियों से बांध दिया है और वो हिल भी नहीं सकता, जो कि देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया। लेकिन पता चला कि आशु उसके ठीक सामने बैठा हुआ है और वो सेम बात उसी से ही कहता है जो कि फर्स्ट एपिसोड में शाओ ने आशु से कही थी, जिसमें शाओ ने आशु को बांधा हुआ था, बिल्कुल सेम रस्सियों की मदद से। अगर तुम चाहो तो तुम सो सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा जैसे कि तुमने मुझे करा था। शाओ एकदम से डर गया और अब वो आशु से बोलता है कि उसे क्या चाहिए, यहाँ पर उसको बांधने का आखिर उसका मकसद क्या है। तो आशु उसकी थैली को हिलाते हुए कहने लगा, इस थैली में जितने पैसे हैं तो इसका मतलब है मैं काम के बदले काफी पैसा दिया गया है, वो भी मुझे जीहैंग फैमिली में ले जाने के लिए। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो वो तो टारगेट मैं हूँ, और अगर तुम्हारा प्लान बैकफायर हो गया है तो इसका मतलब इस पैसे को मैं ले सकता हूँ, और एटलीस्ट इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं ही टारगेट हूँ उनका जिसको तुम यहाँ पर ले जाने के लिए आए थे। और एटलीस्ट ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इससे काफी दिनों का मेरा खर्चा भी निकल जाएगा। अब इसी घबराहट में शाओ चिल्लाने लगा कि आखिर आशु उसके साथ क्या करने वाला है। शाओ उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन आशु उसको भाव ही नहीं डालता और वो बस कुत्तों की तरह तड़पता हुआ उसको भीख मांगने पर मजबूर करता है। आखिर में आशु से बताने लगा कि क्या उसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जगह कहाँ पर है, और अगर उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो आसपास की जगह को सराउंड क्यों नहीं करता, शायद उसकी मेमोरी ताज़ा हो जाए। तो शाओ ने बिल्कुल वैसा ही करा, क्योंकि अब जिंदगी की डोर अब आशु के हाथों में है। इंस्पेक्ट करने के बाद शाओ को ये समझ में आ गया था कि ये तो वही जगह है जहाँ पर आशु को बांधा गया था और एक बेट की तरह से इस्तेमाल करने वाले थे, मगर उस वाटर मॉन्स्टर को वो पकड़ नहीं पाए। यही बदकिस्मती थी। और जैसे ही उसने वाटर मॉन्स्टर का नाम लिया तो अगले ही पल आशु का पेट बाहर आ गया, जो कि अपने फुल साइज में था। वाटर मॉन्स्टर को दोबारा देख शाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि वो पहली बार तो बच गया, लेकिन इस बार वो कैसे बचेगा। मगर उसके सरप्राइज के तौर पर वो उतना जल्दी उसे मारने वाला नहीं है। वो क्रोकोडाइल को पेट करने लगता है और शाओ को बोलने लगा, हाँ इसको तुम एक वाटर मॉन्स्टर से जानते हो, लेकिन अब ये मेरा पेट है। ये तुम्हारे लिए एक वाटर मॉन्स्टर तो हो सकता है, लेकिन इसको मॉन्स्टर बुलाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तुमने खुद बोला ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, एक मॉन्स्टर का पेट मॉन्स्टर ही हो सकता है। अब ये समझने के बाद कि आशु सच में एक मॉन्स्टर है, वो भी इंसान की खाल में, तो वो तेज तेज और जोर जोर से मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लगा। वो पूछने लगा कि क्या सच में वो एक मॉन्स्टर है। तो उसकी पैंट गीली हो गई और वो आशु से कहता है कि प्लीज उसे मत खाना, और आशु को जो भी जानना है तो वो उसे बता देगा, वो भी A to Z। ये बात कहते हुए शाओ अपना सिर भी पटक रहा था। तो अब आशु को भी कुछ सवाल पूछने थे, तो वो पूछने लगा। और सबसे पहली बात वो बटलर जीहैंग पर करता है कि वो उसे मेंशन में क्यों ले जाने के लिए आए थे, और उसने शहर के लोगों से सुना है कि वो आजकल बहुत सारे लोगों को अपने साथ फैमिली मेंबर बनाकर अडॉप्ट करके ले जाते हैं और उनका फिर बाद में पता भी नहीं चलता। आखिर इतने सारे सर्वेंट्स की किस चीज को लेकर उनको जरूरत है। तो शाओ जो कि अब मौत के कगार पर है, तो वो सब कुछ ट्रूथफुली बताने लगा कि जिन जिन बंदों को भी बटलर ले जा रहा था तो वो दरअसल मेडिकल मटेरियल्स थे, और उन मेडिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वो खुद को अमर करना चाहते हैं, जो कि एक इंसान के बदले एक इमोर्टैलिटी पिल होती है, जिसको बनाने के लिए एक इंसान को एक पिल में बदलना होता है, मतलब कि रिफाइनिंग। और वो उन सबको इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो मोर्टेलिटी की पिल उन एडॉप्टेड लोगों से बनाने का प्लान बना रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। और आसपास जो भी बंदा उससे नजर आता है जो कि अनार्थ हो या फिर उसका कोई जानने वाला ना हो, तो वो एक मेडिकल टेस्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो पता लगने के बाद आशु ये कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम बहुत सारे निर्दोष लोगों को पकड़कर कब का ले जा चुके हो, और उसके बदले तुम्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिले हैं, मतलब कि यहाँ पर तुम इनोसेंट नहीं हो। जिसके रिस्पॉन्स में शाओ कहने लगा कि हाँ वो मानता है उसने बड़े बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती की गई है, उसे फोर्स किया गया था, लोगों को मेडिकल मटेरियल सेलेक्ट करने में उसने मदद की, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसको भी सेम तरीके
तरीके से मारा जाता। और ये बात वो अच्छे से समझ सकता है कि जब जबरदस्ती की जा रही हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये वाला पॉइंट कहकर और अपने क्राइम्स को खुद कबूल कर आशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगा, जी हैंग फैमिली के पालतू कुत्ते, तो मैं अगर यहाँ पर मैंने जिंदा छोड़ दिया तो ये मैं एक बहुत बड़ा पाप करूंगा। जितने भी लोगों को तुमने मरवाया है तो उनका बदला यहाँ पर तुम्हें मार कर ही मैं ले लूंगा और उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी और इतनी घिनौनी मौत मरोगे कि तुम चाहोगे कि तुम्हें जल्दी से मारा जाए। ये कहकर आशु के पास एक पत्थर होता है जिसको वो शाव को मारने के लिए रेडी होता है और शाव ये देखकर आशु से कहने लगा कि रुको, मेरी एक और बात सुन लो। तो तब तक आशु ने उसे मार दिया था और आशु उससे कहने लगा कि अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुमने बहुत कुछ चीजें देख ली है, अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ा तो जी हैंग फैमिली के पास जाकर तुम सब कुछ चीजों के बारे में बता दोगी और मेरी इस मिस्टीरियस साइड के बारे में भी, जिसका मैं खुद भी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले। सिर्फ तुम लोगों से छुपाने के लिए भी नहीं बल्कि अपने क्लोज वन से भी छुपाना चाहता हूँ। यहाँ पर शाह को मारने का उसको कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा था क्योंकि अगर वो यहाँ पर ना मारता तो वो उसको अपने साथ मेंशन पर ले जाता और ऑब्वियस सी बात है मेंशन पे ले जाने के लिए इसने जरूर खाने में कुछ मिलाया होगा। अगर यहाँ पर आज मैं उसको मारता नहीं तो मैं ही इसकी जगह मरता और इसको कुछ भी रिग्रेट ना होता जिस तरह के मुझे नहीं हो रहा। ये कहकर आशु का जो क्रोको होता है वो उसको पानी में घसीट लेता है और अब आशु को समझ आ गया था कि उनके साथ निपटने के लिए उसे इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्गर बैकर चाहिए ताकि उसके स्ट्रॉन्ग होने तक वो उसे टाइम दे सके, वो भी इस गुंडों से बचाने के लिए। और अगर शाव की बात की जाए तो उसके पेट पर जो सिंबल था तो उससे उसका पेट फूलने लगा था और अगर उसके स्टैट्स की अब बात की जाए तो आशु के साथ अब बहुत ज्यादा पैसे हैं, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खत्म नहीं हुई लेकिन पहले के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ी रकम है। और अगर क्रोको की बात की जाए तो वो मोशनलेस है और अगर फ्यूजन की बात की जाए तो वो 5% है। अब आई गेस ये कम इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करा, मतलब कि इसे दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सुबह सवेरे का वक्त होता है, बहुत अच्छी अच्छी हवाएं और फिजा और सीनरी हमें नजर आती है। सच बात बताऊं तो इस मानवा के मुझे दो चीज बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं, एक ये नेचर की सीनरी को बहुत अच्छे से बनाता है और दूसरा बाप और बेटे का बॉन्ड जो कि पहले कुछ पैनल्स के लिए ही था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ अब स्टोरी पर आते हैं, देखते हैं कि एक बोट पर पानी से हमारा आंसू निकल कर चढ़ जाता है मगर वो अकेला नहीं होता क्योंकि उसके पास अपना क्रोको होता है, मगर वो बहुत ज्यादा थक गया है। लेकिन उसको एक बात की खुशी थी कि पावर होने की वजह से सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई है, सब कुछ करना बहुत आसान हो गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि शाह का क्या हुआ तो उसको 3 दिन हो गए हैं कि उसको आंसू ने मारा है, मगर सस्पिशियंस को अवॉइड करने के लिए वो एक मछुआरे की तरह एक्ट कर रहा है जैसे कि वो पहले था, जिसके लिए वो बहुत सुबह सवेरे से निकलता है और देर रात को जाता है और मछली को पैसों के लिए बेचता है ताकि किसी किस्म की सस्पिशियस उस पर ना पड़े। और एडिशनली आंसू से हमें ये भी पता चलता है कि वो उस लेक के तो बिल्कुल भी करीब नहीं गया जहाँ पर उसने शाह को मारा था और क्रोको का वहाँ पर घर है, क्योंकि अगर गलती से भी वहाँ पर उसे कोई देख लेता है तो सस्पिशियंस बढ़ जाएगी। और बोट की सस्पिशियस को छुपाने के लिए उसने शाह का इस्तेमाल करा कि उसने उन्हें बुली करा और उसकी बोट छीन ली। इस वजह से तो जितने भी विलेजर्स थे तो उनको ये यकीन आ गया, क्योंकि वो उसको हर रोज तंग करता था, तो ज्यादा किसी ने पूछा भी नहीं और न ही किसी ने शक करा। हालांकि विलेजर्स को मैनिपुलेट करना हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए आसान था, लेकिन अब जीहंग फैमिली इस चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती, क्योंकि वो उनके लिए एक वाहिद ऐसा मेंबर था जो कि अनाथ लोगों को कलेक्ट करता था। और मुझे अब तक पेंशन में उन्होंने नहीं पाया तो वो जरूर की जांच पड़ताल कर रहे होंगे। और शाह की इस तरह बिना बताए डिसअपीयरेंस की वजह से जीहंग फैमिली अब उसे और भी ज्यादा टारगेट करने लगेगी, क्योंकि शक सीधा मेरे पे जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो मुझे पकड़ने के लिए ही निकला था लेकिन मैं सही सलामत और वो गायब है। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए और अच्छे से हैंडल करने के लिए उसे जल्द से जल्द एक मार्शल आर्ट्स बनना होगा, वो भी जितना जल्दी हो सके। और सबसे जल्दी मार्शल आर्ट बनने के लिए सबसे आसान रास्ता एक मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन करने का है। और जिस जगह पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है तो उसका नाम पिनयांग है। यहाँ पर 3 डिफरेंट मार्शल आर्ट स्कूल है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तीनों में से यांग क्लैन का है। और एडिशनली यांग क्लैन के ऑनर के बारे में आशु ने ये तक सुना है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो गोल्ड तक को बीच में से काट सकता है और पत्थरों को भी, वो भी सिंपली अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके। इस वजह से तो ना कोई यांग क्लैन के साथ पंगा लेता है और ना ही यांग क्लैन के लीडर को कभी चैलेंज करता है। और जीहंग फैमिली के चंगुल से बचने के लिए उसे इनमें से एक मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना होगा। और अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो जीहंग फैमिली उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस मार्शल आर्ट स्कूल में मैं एक डिसाइपल बनकर जाऊंगा तो अगर उनका डिसाइपल किसी फैमिली की वजह से गायब हो जाता है तो स्कूल के हेड खुद इस चीज को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिसने भी नुकसान पहुंचाया हो उनके डिसाइपल को तो वो उनकी वाट लगा देंगे। मगर अब दिक्कत सिर्फ इस बात की होती है कि उनकी जो फीस है तो वो बहुत ही ज्यादा है। फीस टोटल 5000 कॉइन्स है, लेकिन अभी के लिए हमारे आंसू के साथ सिर्फ 2000 कॉइन्स है। मछुआरे के तौर पर अगर वो इसी तरह ही करता रहा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए या तो उसे जल्द से जल्द पैसे बनाने का रास्ता ढूंढना होगा या फिर उसे एक दिन में 3-4 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि देख सुनकर क्रोको जो होता है तो
तब वो अपने मास्टर पर हंसने लगता है, जो कि देख आशु को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ज्यादा फ्यूचर के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि अब जो कुछ करना है वो सोच समझ कर करना है और बस टाइम और सही वक्त का इंतजार करना है। अगर वो इसी तरह ही फ्यूचर के बारे में सोचता रहा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस जो वो फिलहाल कर रहा है तो उसे वो करना चाहिए। और एडिशनली हमें ये बात भी पता चली है कि उस दिन से लेकर आज तक जब उसकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही थी, तो अब उस पावर के साथ उसकी करंट बॉडी अडेप्ट भी कर रही थी। न कि सिर्फ स्ट्रेंथ बल्कि उसकी मेंटल पावर जो है वो भी इंक्रीज हो रही थी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही, जो कि उसके आगे में बहुत काम आ सकती है। और अब बहुत सारी बातें कर ली, टाइम को वो और ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता और अब दोबारा से मछली पकड़ने के काम में वो लग जाता है। पानी के अंदर मछलियों को ढूंढते ढूंढते आशु हमें ये भी बताता है कि जब से उसको सिस्टम मिला है और वो अवेकन हुआ है तो पानी में तैरना और चलना बहुत ज्यादा इजी हो गया है, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अपने पेट का नाम उसने इमूवेबल रखा है, जिसके साथ वो पानी में रेस भी लगाता है और यही रेस उसको पानी में और भी ज्यादा नेचुरली चलने में और भागने में मदद करती है। और वो ट्रेनिंग को एक फन वे में अपने पेट के साथ कर रहा है। इमूवेबल नाम बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो हम इसे क्रोको ही बुलाएंगे। क्रोको ने जैसे ही रेस का सुना तो उसने सर हिलाकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करा और वाटर को कंप्रेस करके जो टेक्निक उसने इस्तेमाल करी, जिससे वो इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो ये भी उसने क्रोको से सीखी है। क्योंकि क्रोको एक वाटर टाइप एनिमल है, तो पानी के बारे में ऑब्वियसली उसे ज्यादा पता होगा। मगर इसकी डिसएडवांटेज भी है, वो तेज तो जा रहा है लेकिन उतना जल्दी ही उसका स्टेमिना कम होता जाता है। मगर चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन उसकी स्पीड जो आज है तो उसके साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। जो ही उसने ये बात करी तो साइड से एक मछली गुजरती है, जो कि इतनी तेज थी कि जिस स्पीड का हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को गुरूर था तो वो उसका तोड़ देती है। उस चीज को देखने के बाद वो पता चलता है कि वो एक मिथिकल फिश है, इस वजह से तो वो इतनी ज्यादा फास्ट गई है। और अब एक मिथिकल फिश क्या होता है तो ये हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बताता है कि इस दुनिया में काफी टाइप के स्पीसीज है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की मदद से इवोल्व किया गया है। उनमें से ये मिथिकल फिश आती है और इनको मिथिकल फिश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो कि पानी की गहराइयों में रहते हैं तो वो पानी के ऊपर लेयर वाली मछलियों से काफी ज्यादा अलग होती हैं और पावरफुल भी, और माना तो उनमें भर भर के होता है। मिथिकल फिश सिर्फ एक नहीं बल्कि दो थी। एक को देखना ही इंसानों के लिए एक अजूबे से कम नहीं होता कि यहाँ पर उसे दो देखने को मिल रही है, जो कि आशु के लिए भी एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। जो ही आशु उनके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो मछलियाँ उतनी तेजी से आगे बढ़ जाती है। उसको पता चल चुका था कि उसकी लिमिट कितनी थी, तो वो उन पर क्रोको को भेजता है, जो कि सुनकर क्रोको एकदम से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और बड़ी ही स्पीड के साथ उन पर हमला करने लगा। उनके ठीक सामने आकर वो दोनों तरफ से इस मिथिकल फिश को पकड़ना चाहते हैं, मगर इस अटैक से भी वो मिथिकल फिश बच जाता है। और अब वो खुद को कोसने लगा कि अगर यहाँ पर उसका आना ही था तो वो अपने साथ मछली पकड़ने वाले जाल को कैसे नहीं लेकर आया। मगर फिर भी उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जो कि था वाटर फ्लो कंट्रोल। जैसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और कंट्रोल करके वो उस मिथिकल फिश को जकड़ लेता है और एक तेजी से झपटा मारकर वो उस मिथिकल फिश को पकड़ लेता है ताकि वो खुद को छुड़ाकर उससे भाग ना पाए। जो ही उसने मिथिकल फिश को पकड़ा तो वो अपने नीचे एक बहुत बड़े क्रीचर को नोटिस करता है, जो कि सीधा उसको ही देख रहा था। वो इतना बड़ा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन हमें हमारे बेवकूफ कैरेक्टर को ज्यादा परखना नहीं चाहिए क्योंकि ये खुशी में अंधा हो गया है। मगर अब इसका क्या होगा तो ये तो आगे ही पता चलेगा। आज की मछलियाँ पकड़ने के बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को किसी किस्म का रिग्रेट नहीं था और वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन वो अपने नीचे ड्रैगन को भूल गया है, जो कि अगले ही पल हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पकड़कर नीचे ले जा रहा था। वो ड्रैगन है या फिर मछली, ये तो ऑथर ने खुद भी कंफर्म नहीं करा, लेकिन चलो इसको ड्रैगन ही समझते हैं। वो एमसी को पकड़कर नीचे की ओर फेंकता है और भी ज्यादा डीपली, और बाद में उसके करीब आकर बड़े ही गुस्से के साथ उसे देखने लगा। गहराई में जाने के बाद वो उस क्रीचर को साफ तरीके से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है। अच्छा, तो दरअसल ये एक कैटफिश है जिसको तुम गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत ड्रैगन की तरह भी लगता है, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। और उसने जस्ट सुना था कि इस तरह की बड़ी कैटफिश पूरे इंसान तक को निगल सकती है। तह आज उसका नसीब ही खराब है कि इतने खतरनाक क्रीचर के साथ उसका पाला जो पड़ा है। पानी के अंदर कैटफिश बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है और उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कभी एमसी को लगा कि ये जस्ट गुस्सा है, लेकिन कभी उसे ऐसा भी लग रहा था कि पलक झपकाते ही वो उस पर टूट पड़ेगी। कैटफिश ने अपने मुंह में एक बॉल बनाई, वो भी एक वाटर टाइप बॉल, जो कि देखकर आशु समझ गया कि ये उस पर अटैक करने वाली है। तो वो भी अपनी एबिलिटी की मदद से वो उस वाटर बॉल को तोड़ देता है, वो भी सीधा उसके मुंह पर। और अगर ये वाटर बॉल वो अपनी एबिलिटी से तोड़ने का उसके पास चारा नहीं होता तो उसके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं है कि वो उसको टाइम पर डोज भी कर पाता। मगर अब वो बड़ी सी कैटफिश बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है, तो वो हमारे एमसी के करीब भी आ गई थी, जिसको वो नोटिस ही नहीं कर पाया। और करीब आकर वो हमारे एमसी को एक फटका दे दी है। फटका देने के बाद वो कैटफिश हमारे एमसी पर हंसती भी है, जिसको देखकर एमसी को बड़ा ही गुस्सा आया कि आखिर एक मछली उस पर कैसे हंस सकती है। लेकिन शायद वो कैटफिश भी भूल गई है कि एमसी अकेला नहीं है, क्योंकि हमारा क्रोको आया और अपनी पूंछ की मदद से सीधा उसके चेहरे पर एक चमाट मार
मारता है जिससे उसकी जीभ बाहर आ गई और वो नीचे की ओर घिसकता ही गया। मगर क्रोको ने अपनी बस नहीं किया, वो दोबारा से उस कैटफिश के करीब गया और उसको जमीन पर बड़ी ही जोर से मार दिया। ये देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो अपने पेट को शाबाशी भी देता है और अब उसका चांस है वो भी इसको अपने लिए सबमिट करने का, यानी कि वो इस कैटफिश को भी अपना पेट बनाना चाहता है। और उसने जो तालिस्मान बनाई थी ब्लड कमांडेड सील, तो वो उस कैटफिश पर इस्तेमाल करता है। लेकिन इस तरह की एबिलिटी को यूज करने पर उसे मेंटल स्टेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि मेंटल स्टेट का भी इंक्रीज होना आगे जाकर इसके लिए फायदा होगा। तो अब बस वो सिर्फ उम्मीद ही रख सकता है कि ये मेंटल स्टेट इसको अपना पेट बनाने में इसकी मदद करे। बार बार वार्निंग आ रही थी, मतलब कि मेंटल एनर्जी ओवरलोडेड हो रही थी, लेकिन एमसी रुका नहीं। वो चीखता गया, चिल्लाता गया, लेकिन आखिरकार उस कैटफिश को उसने अपने लिए सबमिट करवा ही लिया। और जब एमसी वाटर के बाहर निकला तो एक तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उसकी जो मेंटल स्टेट थी तो वो भी ओवरलोड हो गई। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बड़ी कैटफिश उसकी मेंटल रेजिस्टेंट इतनी ज्यादा होगी। मगर जब हम उस कैटफिश को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लग रही थी, मगर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इस वजह से तो ये बहुत ज्यादा बेवकूफ नजर आ रही है। मगर अपने रिवॉर्ड से जो कि आज उसने अपने लिए जीता है, तो इससे एमसी बड़ा ही खुश हुआ। और कैटफिश को इवॉल्व करने के लिए 800 यूनिट्स ऑफ वाटर एसेंस चाहिए, जिससे वो इस कैटफिश को इवॉल्व करने में मदद कर सकता है, जिससे वो इस सादा से कैटफिश को टाइगर हेडेड कैटफिश में बदल सकता है। वो इतनी ज्यादा मोटी थी कि वो उसको चोंकी बुलाता है, जो कि उसके साथ मैच भी करती है और मैं से बदलने भी नहीं वाला। और अब मटके में जो उसके साथ मिथिकल फिश भी थी तो वो क्रोको को दे देता है उसको खाने के लिए, क्योंकि ये उसका रिवॉर्ड है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। जो कि देख वो कैटफिश भी समझ गई कि अगर आगे से रिवॉर्ड लेना है तो मास्टर की इस टाइप में मदद करनी होगी। बोट में एमसी के साथ बहुत सारी मछलियाँ थी और वो सबसे पहले छोटी मिथिकल फिश को पकाकर खाना चाहता है कि क्या वो उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगी या नहीं। जैसे उसने खाया तो उसे 18 प्लस वाटर एसेंस मिले और 18 पॉइंट को मिलने के बाद अगर इसको उस स्पिरिट प्लांट के साथ कंपेयर किया जाए तो 18 स्पिरिट प्लांट को खाने के बाद उसे 18 एसेंस मिलेंगे, मतलब कि एक मछली 18 मिथिकल प्लांट्स के बराबर है। और अगर छोटी 18 पॉइंट दे सकती है तो बड़ी 53 या फिर उससे भी ज्यादा देगी। फ्यूजन रेट ऑलरेडी 7.5 रेशो पर है और अगर वो इसी तरह ही मछलियों को खाता गया तो फ्यूजन रेट 10 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर अभी के लिए उसको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ट्यूशन की फीस जो है उसको भी तो भरना है। अब ट्यूशन से मतलब वो मार्शल आर्ट स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसके लिए पैसे जमा करना। मगर आज की जितनी भी मछलियाँ उसने पकड़ी है तो हो सकता है वो फीस भी पूरी हो जाए। और अगर अब उसके स्टैट्स की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा और पहले से बेटर हो गए हैं। और अब एक एडिशनली पेट भी ऐड हो गया है उसकी आगे की जर्नी में मदद करने के लिए। तो हाँ, इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत यीजिंग सिटी के एक मार्केट से होती है। जैसे कि आपको नाम से पता चल चुका है तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं और इन्हीं लोगों के बीच हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो कि खुद भी मार्केट में यहाँ वहाँ चीजों को चेकआउट कर रहा था। तभी उसका ध्यान एक क्राउड पर जाता है जहाँ पर बहुत शोर हो रहा था, वो भी किसी चीज को लेकर। जिन्हें देख आशु अपने मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये क्राउड किस चीज को लेकर है। वैसे फेस्टिवल भी तो हो चुका है, फिर भी ये लोग क्राउड में खड़े होकर किस चीज का तमाशा कर रहे हैं। तो क्राउड का मेन रीजन एक और मछुआरा था जिसका नाम चैंग होता है, क्योंकि चैंग ने एक स्पिरिट फिश को पकड़ा होता है जो कि बहुत बड़ी स्पिरिट फिश थी। और चैंग के बगल में जो बंदा होता है तो वही आसपास के लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसी रीजन से यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड बन गई है। सारे लोग उस स्पिरिट या मिथिकल फिश को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि स्पिरिट फिश को पकड़ना इतना आसान नहीं होता और एक स्पिरिट फिश को पकड़ने के लिए एक स्किलफुल मछुआरे की जरूरत होती है। तो उन सब की नजरों में चैंग, जो कि एक मछुआरा है, वो किसी हीरो से कम नहीं है। क्राउड के पास थोड़ा सा करीब जाकर आशु को भी पता चल जाता है कि उसके अलावा भी किसी और ने एक मिथिकल फिश पकड़ी है। वो क्राउड में घुसकर खुद अपने लिए देखना चाहता है कि वो कौन सी टाइप की मिथिकल फिश है। मगर जितने भी लोग क्राउड में खड़े होते हैं वो आशु को जानते हैं। वो आशु के धक्का देने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर आशु को फर्क नहीं पड़ रहा था और वो चैंग के पास पहुँच जाता है। विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए आशु चैंग से बोलता है, वैसे आज मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमारे विलेज के लोगों से कुछ ज्यादा ही खुश है, क्योंकि ऊपर वाले ने आज हमें 2 मिथिकल फिश से नवाजा है। मगर पीछे से एक बंदा टोंट मारता हुआ, क्या बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि चैंग ने सिर्फ एक ही मिथिकल फिश को पकड़ा हुआ है, या शायद तुम्हें अब चश्मा पहनने की जरूरत पड़ गई है? तो उस बंदे की बात जो ही खत्म हुई, यहाँ से आशु ने अपने मटके से अपनी पकड़ी हुई फिश को निकाला, जो कि एक मिथिकल फिश होती है, जिसको हमने देखा था कि आशु ने खुद इसे क्रोको की मदद से पकड़ा था। और वो चैंग की बात नहीं कर रहा कि उसके पास 2 है, बल्कि वो खुद की बात कर रहा है। और वो उस बंदे की भी
कंफ्यूजन को दूर करता है। मगर एज एक्सपेक्टेड अनर्थ होने की वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो आशु की फिश को बदसूरत फिश बुलाते हैं कि इतनी बदसूरत फिश एक मिथिकल फिश कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आशु ये सब का सब सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ही कर रहा है। बस कुछ भी एक फिश उठाकर वो उसको मिथिकल फिश बुलाने लगा और देखते देखते पूरा क्राउड अब आशु पर हंसने लगा, जो कि आशु को जरा भी पसंद न आया। और चेंग ये देखकर कि क्राउड उसकी साइड ले रहा है तो वो भी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि तभी पीछे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि कोई आम बंदा नहीं होता, क्योंकि वो दूर से ही चेंग की पकड़ी हुई मिथिकल फिश को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और चेंग की पकड़ी हुई फिश का नाम रेड ब्लडेड फिश होता है। तो हाँ, इस न्यू कैरेक्टर का नाम यूकी है। और यूकी कोई आम बंदा नहीं है, क्योंकि वो यांग क्लैन के एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है। और यांग क्लैन के बारे में मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आशु पहले से ही इस बात को क्लियरफाई कर चुका था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है। इतने इलीट क्लास के मेंबर को देखकर सारे क्राउड में हलचल मच जाती है। और यूकी सीधा पॉइंट पर आता है कि चेंग अपनी मिथिकल फिश को कितने दाम में बेचेगा। एक इलीट क्लास मेंबर होने के नाते चेंग कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि यूकी को जितना लगता है तो उतना ही चेंग एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यूकी पूछने लगा कि आखिर इसका वजन कितना है। तो चेंग से पता चला कि वो 1.18 kg है। तो यूकी ने यहाँ पर उसके वजन से हिसाब लगाते हुए बोला, अच्छा तो इसको ज्यादा से ज्यादा 150 येन का होना ही चाहिए। इस अमाउंट से चेंग को भी कोई मसला नहीं होता और वो खुशी खुशी कहने लगा कि हाँ वो इसको बेचेगा। ये अमाउंट उसे पसंद आई। तो उनके बीच में डील होने से पहले ही पीछे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूकी से बोलने लगा कि क्या वो उसके मछली के बारे में उसे बता सकता है। तो अब तक वो क्राउड आशु का मजाक उड़ा रहे थे कि अगर वो कितना डेस्परेट हो सकता है, कि उसको जरा शर्म भी नहीं है कि अपनी रेगुलर फिश को वो अब यांग फैमिली से चेक करवाना चाहता है और उनका टाइम बस वेस्ट ही होगा। ये तीन बंदे पता नहीं, मगर आशु के पीछे वो हाथ धोकर पड़े हुए हैं। और यूकी ने अब तक कुछ कहा नहीं। वो आशु को डराने लगे कि अगर इससे इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आया तो तुम्हारी तो खैर नहीं। मगर जैसा वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनका ऑपोजिट होता है। इंस्ट्रक्टर यूकी आशु के मिथिकल फिश को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो एक हॉर्नेस्ट फिश थी। और आशु पहले से ही उसका वेट बता देता है कि इसका वेट 1.61 kg है। यहाँ तक के हैरानी की बात ये होती है कि आशु को अपनी फिश के बारे में घंटा भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उसका नाम भी इंस्ट्रक्टर यूकी से उसे पता चला है। तो सीधा उसका रेट चेंग की फिश का ट्रिपल होता है, क्योंकि वो 150 नहीं बल्कि 325 का प्राइस बताते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट को सुनकर क्राउड एकदम से साइलेंट हो गई। हालांकि अब तक वो आशु को एक जोकर समझ रहे थे, जिसके पास अपनी एक रेगुलर फिश है और वो उसको मिथिकल फिश बता रहा है। और जितनी अमाउंट की वो फिश थी, तो क्राउड में कुछ लोगों को तो इतने पैसे कलेक्ट करने में जनरेशंस गुजर जाते हैं। और जब सीन चैन पर गया तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया था। और क्राउड में वही बंदा जो कि आशु का मजाक उड़ा रहा था, तो वो केयरफुल होने का कहता है, क्योंकि इतने पैसों का पूरे क्राउड को पता लग गया है। और एक बच्चे के साथ इतने पैसों को देखकर उससे कोई छीनने के लिए उस पर अटैक ना कर दे। मगर आशु का फोकस तो कहीं और होता है और वो एकदम से इसको बेचने के लिए राजी हो जाता है। पीछे खड़ा चैन वो डिसअपॉइंट होकर अपनी मछली को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। एडिशनली अपनी मछली को तो वो वैसे भी बेच रहा है। तो वो इसके बारे में इंस्ट्रक्टर यूकी से और भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्टली बताता है कि उसे अपनी मछली के बारे में घंटा भी पता नहीं था। बस ये उसे पता था कि ये एक मिथिकल फिश है। तो इंस्ट्रक्टर यूकी के इन्फॉर्मेशन से पता चला कि इस टाइप की मछली बहुत रेयर होती है, क्योंकि इसका यूज मेडिसिन में होता है और कभी कभी इनको पिल्स में भी रिफाइन किया जाता है, जो कि कल्टीवेटर के ब्रेक थ्रू में भी मदद करती है। और सरप्राइजिंगली इंस्ट्रक्टर यूकी इसी मछली का ही ढूंढने का ऑर्डर भी दे चुके थे, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मछली जो कि इतनी रेयर है तो वो उनको बाजार के एक ऑक्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर यूकी को ब्रेक थ्रू करना था। और इतना सब कुछ बताने के लिए आशु इंस्ट्रक्टर यूकी को थैंक यू भी बोलते हैं। और साथ में अपने मन ही मन वो सोचने लगा कि चलो शुक्र है कि उसने पूरी मछलियाँ बाहर नहीं निकाली, वो भी बाजार में बेचने के लिए, क्योंकि वो खुद के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि सर यूकी के इंस्ट्रक्शन से उनको पता चला है। और अब अगले सीन में शाम हो जाती है, जहाँ हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को बैठे हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपने पैसों को गिन रहा था, वो भी सड़क के बीचों बीच। ये तभी गिनते वक्त उसे एक परछाई नजर आती है, जो कि देख वो एकदम से चौकन्ना हो गया। मगर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेन प्रोटैगनिस्ट का दोस्त लीबो है। वो आशु को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया था, क्योंकि पूरे विलेज में आशु को लेकर चर्चे हो रहे हैं कि उसको बड़ा मुनाफा हुआ है और आसपास के सारी सिटीज के लोगों को अब उनके विलेज में इंटरेस्ट हो गया है। लीबो को वहाँ देखकर आशु को याद आया कि उसको एक प्रॉपर थैंक यू भी बोलना था। वो भी लास्ट टाइम उसकी मदद करने के लिए जब जीहन फैमिली के लोग उसे बुली कर रहे थे, जो कि सुन लीबो बोलने लगा, वो भी मजाक मजाक में कि अगर उसे एक प्रॉपर थैंक यू ही करना है तो वो उसे 350 येन क्यों नहीं दे देता, और लीबो उसके थैंक यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि ये एक मजाक था, लेकिन आशु अपने पैसे किसी को भी नहीं देना चाहता। अब जबकि लीबो वहाँ पर था तो आशु लीबो से पूछने लगा कि यांग क्लैन के मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आखिर कितना पैसा
लगता है। तो उसका ये सवाल सुनकर लीबो कहने लगा, तुम एकदम सही बंदे के पास आए हो, क्योंकि मेरे डैड मुझे वहाँ पर ही भेजना चाहते थे। तो पता चला कि यंग फैमिली जिनका अपना मार्शल आर्ट्स हॉल है, वो ट्यूशन फी 350 येन लेते हैं। इसमें कोई भी खाना और कोई भी लगेज नहीं आएगा, क्योंकि लगेज मार्शल आर्ट्स हॉल की तरफ से मिलने के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा 500 पे करना होगा। और अगर एक प्रॉपर लाइफ की बात करें जो कि उस हॉल में तुम स्पेंड करना चाहते हो, तो एक मेडिकल बात भी होता है जिसके लिए 1000 तो अपना देना पड़ता है। इसमें मील्स और एक्स्ट्रा चार्जेस भी आते हैं। लीबो कहता है कि मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्राइसी जगह है, लेकिन वो बेस्ट भी है। यही बात सेंस बनाती है। और अब आशु के डिसाइड करने की बारी थी। वो ज्यादा लालची भी नहीं और उसके पास जितना भी है जो कि 455 है, तो ये उसके लिए इनफ है। और इनफ पैसे होने के बाद लीबो से वो कहने लगा, चलो कल हम दोनों एक साथ वहाँ पर साइन अप करने के लिए जाते हैं। जो कि सुन लीबो बड़ा ही खुश हुआ और वो उसे अंबानी बुलाने लगा। लेकिन अगर उसे एक साथ ही साइन अप करने के लिए जाना है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को टालेगा नहीं। कि तभी एक अनजान सी आवाज उसे सुनाई देती है जो कि आशु से बात करती है, एक मिथिक फिश को दोबारा ढूंढो। जिसका उसे पता नहीं चला कि आखिर ये आवाज उसको कैसे सुनाई दी। लेकिन उससे बढ़कर सीन जीहेंग क्लैन के पास गया, जहाँ पर अंडरग्राउंड चेम्बर में उनके जितने भी बटलर्स थे, तो वो जीहेंग क्लैन के मानोर को इंस्ट्रक्शन बताते हुए बोलने लगे कि शाओ को अब वैनिश हुए काफी अरसा हो गया है, मगर जब भी उन्होंने सुराग ढूंढने की कोशिश करी तो बात एक बच्चे पर खत्म होती है जिसका नाम आशु है। जो कि सुन जीहेंग फैमिली का मानोर उनसे कहने लगा कि उसे इस तरह के मसलों में ना तो अपना दिमाग खाना है और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। वो तभी उसके पास रिपोर्ट लेकर आए जब सब कुछ सोल्व हो जाए, क्योंकि इसी चीजों के लिए ही उन्होंने बटलर जैसे लोगों को हायर किया हुआ है। जो कि ये बात सेंस भी बनाती है। और अगर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की अब स्टैट्स की बात की जाए तो उसके साथ पैसा 455 था। क्रोकी और चोंकी भी अब उसके साथ थे। और अगर फ्यूजन की बात की जाए तो वो अभी भी 7.5 है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और जैसे जैसे वो और मछलियों को खाएगा और वाटर एसेंस को कलेक्ट करेगा और स्पिरिट प्लांट को खाएगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और देखते ही देखते रात हो जाती है और हमारा सीन गया मेन प्रोटैगनिस्ट पर, जो कि अपनी बोट में बैठा हुआ था और क्रोको भी वहाँ पर उसके साथ था। आशु मछलियों को चेफ करते हुए एक सूप बना रहा था, जिसके लिए उसने बाजार से काफी ज्यादा स्पाइसेस भी लाए हुए होते हैं। और सूप बनने के बाद जब उसने ऊपर का ढक्कन हटाया तो बहुत ही कमाल का सूप बना हुआ था। जो कि एक सिप लेकर आशु को पता चल जाता है कि उसने कितना जबरदस्त सूप बनाया है। सिर्फ आशु ही नहीं बल्कि चौंकी और क्रोको, उनके मुंह से भी पानी टपक रहा था। मगर आशु इतना ज्यादा जालिम भी नहीं, इसलिए वो अपना सूप उन दोनों को भी दे देता है। और एग्जैक्टली इस सूप को पीने के बाद उसे 24+ एसेंस मिलते हैं, जो कि उसको पहले से ही पता था, क्योंकि मिथिकल फिश को खाने के बाद एसेंस दुगने आते हैं कंपेयर टू स्पिरिट प्लांट को खाने पर। और एडिशनली उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत नोटिसेबली ग्रो कर रही थी, जिसको वो फील करके भी बता सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि वो खुद को अपने पेट्स को लेकर बहुत लकी भी मानता है, क्योंकि उनकी मदद से वो पानी के अंदर जितने भी खजाने हैं तो वो भी ढूंढ सकता है, जो कि उसके दोनों पेट्स ने अभी कुछ देर पहले ढूंढ निकाला। लेकिन खजाने से मतलब ये नहीं कि सोना चांदी, बल्कि स्पिरिट प्लांट्स और वाटर एसेंस को लेकर ही मैं बात कर रहा हूँ। और अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। जो ही उसने स्टेटस विंडो पर रिफाइन का बटन दबाया तो अगले पल पूरी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पावर उसकी बॉडी में अब भर भर के वो फील कर पा रहा है। मजीद तुम लोगों को कुछ और जानना है तो मैं ये स्टेटस विंडो का एक बड़ा सा मैसेज दिखा रहा हूँ, अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लो। और अब सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना ही नहीं बल्कि उसे टेस्ट आउट भी करना होता है। तो इस चीज को लेकर आशु कहने लगा कि काश उसके पास एक फाइटिंग पार्टनर होता। और तो साथ में ये भी पता चलता है कि उसकी पानी को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। मगर सिर्फ उसको खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पेट्स को भी इवॉल्व करना होगा, जिसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की एसेंस की जरूरत है। क्रोको के लिए 799 वाटर एसेंस चाहिए, तो दूसरे पेट के लिए भी 799 ही चाहिए। एक सेकंड के लिए उस ताबूत को आशु निकालता है, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके थे। वो देखने में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था और यही ताबूत उसको इस पावर के मिलने का रीजन था। मगर क्या इसको इंसान ने बनाया है या फिर किसी और क्रीचर ने, ये अभी तक वो कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन बस उस ताबूत को देखकर वो इतना बता सकता है कि इस पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। एक तरफा यंग ड्रैगन बना होता है तो दूसरी ओर एक एप बनी होती है। एप यानी कि चिंपैंजी और बंदर की एक नस्ल। और अगर बाकी दोनों साइड्स की ओर देखा जाए तो वहाँ पर इंसानों की शक्ल में एक ऐसे गॉड्स नजर आते हैं जिनकी निचली बॉडी कभी सांप की होती है तो कभी ड्रैगन की। बस सबसे मिस्टीरियस पिक्चर एक एम्परर की उसे नजर आती है जिसने एक ब्लैक रोब पहना होता है। मगर आशु अगर इसी चीज को लेकर सोचता रहा तो वो ये खुद भी जानता है कि इसको वो कभी सोल्व ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वो कल के लिए मार्शल आर्ट्स हॉल जाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला होता है, क्योंकि जितना जल्दी वो स्ट्रॉन्ग और ग्रो करेगा तो उतना ही वो जीहेंग फैमिली के तंग करने और बुलियन से बच जाएगा। और अगर एक बारी वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो जीहेंग फैमिली की वाट लगा देगा। जिसके बाद अगला सीन सुबह का होता है और लीबो और आशु एक कैरेज में
में बैठे होते हैं, वो भी यंग मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर निकलने के लिए। और तो आशु के कंपेयर में लीबो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और देखते ही देखते पिनयांग टाउन वो दोनों पहुंच जाते हैं। देखने से ही मालूम होता है कि वो टाउन बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वहाँ के खाने, वहाँ की डॉल्स वगैरह और वहाँ के लोग उनके विलेज से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। लेकिन पिनयांग टाउन में सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि कल के क्राउड वाले भी कुछ लोग आए हुए होते हैं, जो कि आशु को लूटने के लिए यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं। और इनको ये बात कैसे पता चली? तो रास्ते में बैठकर जब आशु अपने पैसों को गिन रहा था और पीछे से लीबो आया, तो उस सारी कन्वर्सेशन को एक बंदे ने सुन लिया। और वो कहते हैं ना कि आराम से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो उन कानों से मतलब ये होता है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से आशु के साथ जितना पैसा है, तो वो तो अपनी बीवी को बेच कर भी इतना पैसा तुम्हें कोई भी नहीं देगा, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। और तो आशु का मजाक बनाते हुए कि वो लोग तो बस एक बच्चे की मदद कर रहे हैं ताकि वो अपनी उस बड़ी रकम को मार्शल आर्ट्स के हाल को ज्वाइन करने में जाया ना कर दे। और जिस रोड में वो लोग खड़े हैं तो यही से ही उनका गुजरना होगा, क्योंकि उस हाल तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता है। कुछ देर के बाद उन लोगों की बातें सच निकलती हैं, क्योंकि लीबो और आशु सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करते वक्त इतना मगन होते हैं कि वो लोग रियलाइज ही नहीं करते कि कोई उनका वेट कर रहा होगा। लीबो को तो सिर्फ इस बात की पड़ी थी कि ट्रेनिंग करने के बाद वो कैसे फाइट करेगा, तो अगली ओर आशु जो है तो उसको जस्ट इस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी थी कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी स्ट्रेंथ का वो कितने % इस्तेमाल कर पाएगा। बस यही देरी होती है कि अब उनकी प्लानिंग शुरू हो गई। और हैरानी की बात ये होती है कि वो लोग आशु को खुद बताते हैं कि वो उस क्राउड में खड़े थे। अगर वो उनके चेहरे की ओर थोड़ा सा गौर करे तो वो इससे पहले भी उस क्राउड में मिल चुके हैं। और वो लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तो उसको हमारे हवाले कर दो। वो आशु को 2 चॉइसेस भी देते हैं कि वो पैसा देगा या फिर इसके बदले उसे मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि आशु सेकंड ऑप्शन को चुनेगा, क्योंकि अगर वो लोग सक्सेसफुल हो पाए तो तभी हो पाएगा, वरना तो उन लोगों को लेकर आशु के पास एक अच्छा सा प्लान है, वो भी उनकी मरम्मत करने के लिए। और अब अगर हम आशु के स्टैट्स की बात करें, पैसा तो सेम होता है साथ में उनके दोनों पेट्स को मिलाकर, लेकिन अगर उसकी फ्यूजन की बात की जाए तो वो 7.5 से 11.7% पहुँच गई है। इस न्यू पार्ट की शुरुआत उस गुंडे से हुई जो कि आशु पर टूट पड़ा। आशु को उसका मुक्का बस पड़ने ही वाला था कि उसे डॉज करके उसे एक जोर का पंच देता है, जिससे इस गुंडे की हालत खराब हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह मेन प्रोटैगनिस्ट से पिटता हुआ देखकर पीछे एक स्नीक अटैक करने के लिए एक गुंडा बढ़ा, लेकिन उसको भी आशु आता हुआ देख लेता है और देमर उसको एक एल्बो सीधा चेहरे पर देता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और उसके नाक से खून निकल रहा था। मगर आशु का मन अभी भरा नहीं, वो उसके बालों से पकड़कर सामने एक दूसरे गुंडे की ओर फेंक देता है और टकराने के बाद वो तीसरा गुंडा जो कि आशु की ओर आ रहा था तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आशु उस पर भी टूट पड़ा और बस उस गुंडे को लास्ट मोमेंट में इतना याद था कि एक पंच सीधा उसके चेहरे पर आ पहुंचा था, वो भी पलक झपकाते ही, और अगले ही पल आशु के एक पंच से उसका सिर जमीन में धंस जाता है। इस सारी फाइट से आशु का जो दोस्त लीबो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहने लगा आशु ने इस फाइट को कितनी जल्दी खत्म कर दिया, उसकी स्पीड कितनी फास्ट थी और कुछ ही मूव्स में आशु ने इस पूरी फाइट को खत्म कर दिया, वो भी बिना उसकी हेल्प लिए हुए। और जब सीन आशु पर गया तो वो अपने मन ही कहने लगा कि इस बात में कोई भी शक नहीं कि एट्रीब्यूट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहे हैं। अगर उसकी फिजिकल एबिलिटी एट्रीब्यूट की वजह से इम्प्रूव न हुई होती, वो कब का अपने पैसों को लोगों के हाथों खो दिया होता। और तो अपनी फिजिकल एबिलिटी के रिजल्ट से वो बहुत ज्यादा खुश भी था। ये तभी लीबो जो कि आशु की ओर भागता हुआ आ रहा था, तो पहुंचकर वो पूछने लगा कि इतने कम समय में आशु ने ऐसा क्या करा है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि दोनों तो वो है एक दोस्त। हाँ, वो सारा टाइम एक दूसरे के साथ तो नहीं होते, लेकिन जब भी वो मिलते हैं तो दोनों को ना मिले हुए इतना टाइम नहीं हुआ होता। और अब लीबो आशु का सीक्रेट जानना चाहता है और एडिशनली लीबो को ये भी लगता है कि आशु को किसी मास्टर की जरूरत नहीं, वो भी इस फाइट को देखने के बाद। अब आशु अपना सच तो किसी को नहीं बताना चाहता, ना अपने दोस्त को भी, क्योंकि पहले तो उसे समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से तो बात को जल्दी निपटाने के लिए वो जस्ट बोला, मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ, बाकी मुझे खुद भी नहीं पता कि ये मैं कैसे कर पाया। और अब चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना कुछ और गुंडे आ जाएंगे, और अगर गुंडों की वजह से हम लेट हुए तो एडमिशन हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडमिशन के लिए एक टाइम लिमिट है जिसको हम दोनों किसी हालत में भी मिस नहीं कर सकते। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलते हैं। आशु अपनी बात को तो खत्म कर पाया, लेकिन लीबो की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और आशु के जवाब से वो जरा भी सेटिस्फाई नहीं था। मगर खैर, इस बीच हमारा सीन यंग क्लैन के मार्शल आर्ट्स हॉल पर पड़ता है, जहाँ लीबो और आशु टाइम पर पहुँच गए थे। और यंग क्लैन में आते ही सबसे पहले उनका स्वागत एक सॉन्ग नामी बंदा करता है, जो कि थोड़ा हद तक मास्टर यूगी को भी रिजेंबल करता है। हालांकि सॉन्ग उन दोनों का सीनियर था, लेकिन फिर भी वो अपनी इंट्रोडक्शन करता हुआ कि उसका नाम सॉन्ग है। वो दोनों उसे कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रेफर करे तो एल्डर या ब्रदर सॉन्ग को सुनने में बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट और लीबो ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और वो सॉन्ग को ब्रदर सॉन्ग बुलाने लगे, जैसा कि उन्होंने उन दोनों से कहा है। सॉन्ग आशु और लीबो को अब इंस्ट्रक्टर के पास ले जाने लगा, जो कि उनके टेस्ट की डिटेल्स उनको बताएगा और एक वॉरियर के बारे में भी, कि एक वॉरियर का एक असली मतलब क्या होता है। और हमारे दोनों कैरेक्टर्स को जब अपने मास्टर के बारे में ब्रदर सॉन्ग से पता चला, ये इससे मिलिए, ये आपका मास्टर ब्रदर यूकी है, जो कि उन दोनों को सिखाएंगे। और वो दोनों को फिक्र करने से भी मना करता है, क्योंकि ब्रदर यूकी जो है वो मास्टर यांग के डायरेक्ट डिसाइपल है। आसान अल्फाजों में कि यांग क्लैन का जो भी मास्टर है तो यूकी उनके अंडर है और उनसे ही सब कुछ सीखता है। और अब ब्रदर यूकी को देखने के बाद आशु के तो पैरों तले जमीन घिसक गई, क्योंकि वो इससे पहले भी मिला है, क्योंकि ब्रदर यूकी और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने आशु की वो मिथिकल फिश खरीदी थी अपने ब्रेक थ्रू के लिए। मगर जहाँ तक लीबो की बात हो रही है तो उसका ये फर्स्ट टाइम था कि वो ब्रदर यूकी को देख रहे हैं, इसलिए लीबो को ज्यादा हैरानी नहीं होती। बाद में ब्रदर यूकी ब्रदर सॉन्ग की आवाज से जब पीछे मुड़कर देखे तो सरप्राइजिंगली उसे भी आशु याद था और वो कहने लगे कि ये तो तुम हो। जो कि सुन ब्रदर सॉन्ग पूछने लगे, ये क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? और अगर जानते हो तो ये इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा आसान कर देगा, क्योंकि दोनों के बीच ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं रहेगी और हेजिटेशन भी नहीं, क्योंकि इन दोनों को अगर ब्रदर यूकी जानते हैं तो ब्रदर सॉन्ग को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब ब्रदर सॉन्ग के सवाल का जवाब देता हुआ ब्रदर यूकी कि हाँ, वो इन दोनों में से इस बंदे को तो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसके ब्रेक थ्रू के लिए जो मटेरियल्स लैक कर रहे थे और ढूंढने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल थे, वो मार्केट के एक ऑक्शन में इस बच्चे से उन्होंने खरीदा था। जो कि सुन ब्रदर सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे, अब जबकि ब्रदर यूकी तुम्हें इतना अच्छे से जानते हैं और मेरा समझाने का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं बनता, तो आज के बाद तुम दोनों ब्रदर यूकी के अंडर ट्रेन करोगे। और आज रात के लिए ब्रदर यूकी आशु और लीबो को मार्शल आर्ट्स हॉल में रहने की इजाजत भी दे देंगे। और अब जबकि दोनों सीनियर ब्रदर्स दोनों डिसाइपल्स के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो लीबो और आशु उनको अपना ग्रेटिट्यूड भी दिखाते हैं, वो भी इतना सब कुछ उन दोनों के लिए करने के लिए। और एडिशनली वो ग्रेटिट्यूड उनका इतना सब कुछ करने के लिए सिर्फ नहीं था, बल्कि अब जबकि ब्रदर यूकी उनके मास्टर बन चुके हैं, तो एक तरह से वो दोनों अपने मास्टर को ग्रीटिंग्स पेश कर रहे थे और उनको एक्साइटमेंट भी थी कि उनको आगे क्या क्या मास्टर यूकी से सीखने को मिल सकता है। जिसके बाद ब्रदर यूकी अपने दोनों छोटे डिसाइपल्स को अपना पीछा करने का कहता है, क्योंकि ब्रदर यूकी ने तो उन दोनों को अपना डिसाइपल मान लिया है, लेकिन अभी भी कुछ टेस्ट है जो कि वो खुद लेना चाहते हैं। और पहला टेस्ट जिसके लिए वो दोनों डिसाइपल्स को ले जा रहे थे, तो वो टेस्ट बोन स्ट्रक्चर का था कि उनकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। और ऑब्वियसली आशु और लीबो को बोन स्ट्रक्चर के बारे में घंटा भी पता नहीं होता, क्योंकि है तो वो बिगिनर, लेकिन ये कुछ हद से ही ज्यादा सोचते हैं। उन दोनों के चेहरे को देखने के बाद ब्रदर यूकी कहने लगे, चेहरे पर नर्वसनेस को मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एडिशनली ब्रदर यूकी के इन्फॉर्मेशन से उन दोनों को पता चला कि बोनस्ट्रक्शन के टेस्ट को पास करने के बाद ब्रदर यूकी ये डिटरमिनेट कर सकते हैं कि इन दोनों के लिए कौन सा रास्ता और कौन सा कल्टीवेशन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एवी तो वो इन दोनों को यहाँ वहाँ नहीं घुसाना चाहता, वो फ्री में तो इनको नहीं पढ़ा रहे, बल्कि इन दोनों ने पैसे दिए हैं और इतना सब कुछ वो पैसों के बदले तो कर ही सकते हैं। ब्रदर यूकी की बातों को सुनने के बाद आशु ने एक सवाल करा कि अभी तक उन दोनों को अच्छे से समझ में नहीं आई और आखिर कितने टाइप्स की कल्टीवेशन आर्ट होती है, जिसका बोन स्ट्रक्चर के टेस्ट को पास करने के बाद ही उन दोनों को पता चलेगा। तो अगर ब्रदर यूकी को कोई एतराज नहीं है तो क्या वो राह चलते चलते बाकी कल्टीवेशन आर्ट्स के बारे में उनको बता सकते हैं कि कितने टाइप की कल्टीवेशन आर्ट्स यांग क्लैन में है। आशु और लीबो सिर्फ प्रिंसिपल्स इन मार्शल आर्ट्स के जानना चाहते थे, क्योंकि सुनकर ब्रदर यूकी कहने लगा, ये मार्शल आर्ट्स 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला स्किन होता है, दूसरा फ्लैश, तीसरा बोन और चौथा ब्लड। यही मार्शल आर्ट्स की फाउंडेशन होती है। लेकिन ब्रदर यूकी उन दोनों को अच्छे से समझाने के लिए इन चारों फाउंडेशन को अब डिटेल से भी बताने लगे। पहला जो कि उन्होंने स्किन बताया था, तो पूरा नाम इसका स्किन बैरियर होता है, जिससे स्किन को हार्ड किया जाता है और इतना हार्ड ये तलवार भी उसकी स्किन को चीर नहीं पाएगी, वो पत्थर बन जाएगा और कुछ भी उसको चुभेगा नहीं, हालांकि वो एक इंसान होगा। दूसरा फ्लैश होता है, जिसका पूरा नाम फ्लैश बैरियर, जिनमें मसल्स को ट्रेन किया जाता है एक इनहेंस बॉडी बनाने के लिए। और स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट्स उस इंसान को इतना हद तक पावरफुल कर देती है कि वो एक पूरे फोर्ट्रेस को एक पंच से गिरा सकता है। और अब तीसरा बोन, जिसका पूरा नाम बोन बैरियर है। तो बोन बैरियर जो है, तो इनमें पावर रेकलेसली बाहर निकलती है, लेकिन इतना सरयुगी से पता चलता है कि वो बड़े बड़े मोनूमेंट्स को स्प्लिट कर सकता है। अच्छा, तो अब इस बड़े बड़े मोनूमेंट से क्या मतलब है? तो तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डीमन स्लेयर देखा होगा, जिसमें तांजिरो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जब वाटर ब्रीदिंग को सीख रहा था, तो उसके सामने एक बड़े से गोल मटोल पत्थर को रखा जाता
जाता है उनको ही एक बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स कहा जाता है। और ये बोन बैरियर उन बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स को क्लीन तरह से स्प्लिट करने में आपकी मदद करता है। और आखिर में आता है ब्लड, जिसका पूरा नाम ब्लड बैरियर होता है, जिसको आसान अल्फाजों में ऑलराउंडर एनहेंसमेंट भी कहा जाता है, जिसमें सब कुछ स्ट्रॉन्ग करने का ऑप्शन होता है, चाहे वो स्किन हो या फिर पूरी अपनी बॉडी को ही वो ब्लड बैरियर से स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। मगर जितना ये सुनने में औसम है तो इसको करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इस लेवल को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड मैं तुम्हें बताऊंगा, जो कि है रिफाइनमेंट। बड़ी मुशक्कतों से इस लेवल को अचीव किया जा सकता है, एक आम इंसान के लिए तो नहीं, क्योंकि हर एक इंसान का एक न एक लिमिट होता है और उसी लिमिट को तोड़ने के लिए कुछ चीजों की मदद चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिसिन टेक्निक और एक रिफाइनमेंट पिल बनाकर वो इस ब्लड बैरियर को अचीव कर सकता है। वो ये सुनकर कि ब्लड बैरियर में दो चीजों का इस्तेमाल होता है, एक टेक्निक और दूसरा मेडिसिन, तो उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी को एक्सप्लेन करता हुआ ब्रदर यूकी मजीद ये बताता है कि एग्जैक्टली यही दोनों मेथड्स हैं जो कि मार्शल आर्ट टेक्निक्स को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल में वो यंग मार्शल आर्ट्स हाल के 3 फिस्ट टेक्निक्स के बारे में बताता है, और अगर एक प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निक के साथ अगर वो उसे सीखता है तो वो एक गॉड के लेवल तक भी पहुंच सकता है। जो कि सुन आशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। और बाद में जब उसने मेडिसिन के बारे में पूछा कि इनका उसमें क्या रोल होता है, तो आसान शब्दों में ब्रदर यूकी कहने लगे, हर एक रास्ता चलते वक्त बहुत आसान लगता है, लेकिन आगे जैसे बढ़ते रहोगे तो उतनी ही मुश्किलें आपको पीछे धकेलने पर मजबूर करेगी। तो यही मेडिसिन आपको आगे बढ़ने और स्मूथली अपनी जर्नी में अचीवमेंट पाने में आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सीढ़ियों पर तुम काफी बार चढ़ लो, लेकिन आखिरकार जो साइड में मेटल सपोर्ट होता है तो तक हार कर वही तुम्हें पुश करेगा एक नेक्स्ट लेवल पहुंचने में, जो कि करने के बाद आराम से और बड़ी तेजी से ही इंसान अपनी लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है, बस सिर्फ एक पिल को खाने के बाद। और आखिर में एक शॉकिंग बात हमारे आशु को ये पता चलती है कि जो पिल इंसान को लिमिट क्रॉस करने में मदद कर सकती है वो उसी हॉर्नेस्ट फिश से बनाई जाती है, जो कि कल ऑक्शन में मास्टर यूकी ने आशु से खरीदी थी। जो कि सुन आशु अपने मन ही मन सोचने लगा, ये शुक्र है कि वो सारे फिश को मार्केट में नहीं लाया, और उनको पकड़ना आशु के लिए मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि क्रोको और चोंकी उसकी मदद करने के लिए है, वो लातादात हॉर्नेस्ट फिश को पकड़ सकता है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद मास्टर यूकी ये भी कहते हैं कि जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, मार्शल आर्ट आराम से सीखी जाती है, और होपफुली तुम भी दिल लगाकर इस मार्शल आर्ट्स की पाथ पर चलने के लिए रेडी होगी। इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के बदले दोनों डिसाइपल्स दोबारा से मास्टर यूकी को अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं, और ऊपर से ये भी कहकर कि उस बोन स्ट्रक्चर टेस्ट में आखिर कितना रास्ता बचता है और कितना टाइम बचा। तो समझ रहे व्यूअर्स, अब आशु को इस बोन स्ट्रक्चर में नर्वस होने से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, सिर्फ आशु को नहीं बल्कि लीबो को भी। लेकिन तभी उन लोगों से सीन हटकर दूर किसी लोगों पर जाता है जो कि इस मार्शल आर्ट्स की हाल में थे। तो वो एक तरह से गुंडे थे जो कि हाल के अंदर आकर सब लोगों को ट्रेन करने से भगाते हैं, और अब उनका टारगेट आशु और लीबो है। लेकिन ये गुंडे खुद से इस तरह नहीं करते, बल्कि इनको थर्ड मास्टर, जिनका नाम जाओ होता है, वही इनको हर बारी बताता है इस तरह काम करने की। मगर इस तरह काम करने के बदले ये लोग कुछ भी मांग सकते हैं जो कि वो ये चाहते हो। अगर इन गुंडों की बात की जाए तो इनका बॉस येन चाई नामी एक बंदा होता है, जो कि थर्ड यंग मास्टर से बात करते हुए बोले कि अब अपनी बातों से मुकरना नहीं। तो थर्ड यंग मास्टर बोलने लगे कि ऑब्वियस सी बात है, मैं मुकरूंगा नहीं, और जो तुम्हें चाहिए काम को खत्म करने के बाद वो इन दोनों नए डिसाइपल्स को हल से किक करने का काम था, तो उसके बदले में मिल जाएंगे। और बाद में इसके बदले जो भी यंग चाय को चाहिए तो वो आकर थर्ड यंग मास्टर से मांग सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बस इन दोनों को इस मार्शल आर्ट हाल से भगाना है। चलो अब आशु के स्टेटस विंडो पर भी चलते हैं। वैसे तो अब उसके साथ 110 रह गए हैं, अभी भी क्रोंकी और चोको को अपग्रेड करने के लिए एसेंस चाहिए थे, और अगर फ्यूजन की बात की जाए तो वो 7.5 नहीं बल्कि 11.7 था, जो कि और आगे कितना बढ़ सकता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग जिहेंग क्लैन से होती है, जहां हम बटलर जिहेंग को देखते हैं, जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर इंफॉर्मेशन अपने मास्टर को दे रहा था, और साथ में ये भी बताता है कि है तो वो एक 15 साल का बच्चा, लेकिन उसकी बॉडी रिफाइनिंग पिल के लिए एकदम परफेक्ट है। ऊपर से वो एक अनार्क भी है जिसका कोई भी नहीं तो ये उसको एक इजिली टारगेट भी बनाता है। और बातों बातों में ये भी पता चलता है कि थर्ड यंग मास्टर जो है उनकी एज और आशु की एज एकदम सेम टू सेम है। एज के मामले में ज्यादा उन दोनों में फर्क नहीं, मगर पता नहीं कि बटलर जिहेंग क्या सोच रहे थे। वो ये सारा का सारा प्रोसेस यंग मास्टर जाओ की बॉडी के लिए कर रहे थे। अब पता नहीं कि उनके इस बात से मतलब क्या था, लेकिन बस उनको इतना पता है कि अगर वो आशु को किसी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और उसको रिफाइनिंग पिल के प्रोसेस में भेज देते हैं तो उनका वो काम हो जाएगा, जिसके लिए बटलर जिहेंग को इतना ज्यादा सब कुछ झेलना पड़ रहा था। जबकि अगली ओर इस बंदे का नाम सर जाओ होता है। उनसे पता चलता है कि ये वो सब कुछ यंग मास्टर के लिए ही कर रहे हैं। उनकी बॉडी बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक थी और एक वाइटल पिल का बनाना वो भी
उसके एक एज के बच्चे की बॉडी से तो ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन आज एक अनार्थ बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा है और ऊपर से उसकी एज भी युवान जितनी है, मतलब के यंग मास्टर के जितनी, तो इससे एक परफेक्ट टारगेट उनको और कोई नजर नहीं आ रहा। पहले में सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अब आशु के आने के बाद उनके लिए सब कुछ रास्ते खुल चुके हैं। और तो सरजाओ कहने लगे कि आशु विदाउट अ डाउट एक बेस्ट मटेरियल है, वो भी वाइटल पिल को बनाने के लिए। मगर अब सिर्फ एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, वो ये था कि सरजाओ को पता चला है कि आशु यांग क्लैन की मार्शल आर्ट्स हॉल को ज्वाइन करने वाला है, और अगर ये करने में वो सक्षम होता है तो आशु को पकड़ने का उनका ये जो प्लान है तो वो बहुत इम्पॉसिबल होगा। ये नहीं कि उनको कोई भी चांस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर और भी उनको सब्र से और चालाकी से काम लेना होगा, क्योंकि सरजाओ नहीं चाहते कि आशु को पकड़ने के प्रोसेस में उनका पाला यांग क्लैन की मानोर के साथ हो जाए और एक छोटा सा एक्ट एक वॉर में बदल जाए। तभी हमने देखा वहाँ पर एक और बंदा भी होता है जो कि सरजाओ और बटलर जीहेंग पर पीछे से नजर रखा हुआ था, और बटलर जीहेंग अपनी बात को पूरी तरह से बताने के बाद जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने वो पिक्चर फेंक दी जो कि आशु की पिक्चर थी। और अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये और कोई नहीं बल्कि वही यंग मास्टर है जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, और इसका नाम युवान है, जिसको हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो कि कुछ बुलीज की मदद से आशु और लीबो को इस मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा करने में वो सक्षम होते हैं तो जीहेंग फैमिली आशु को पकड़ लेगी और यांग क्लैन का खतरा भी नहीं रहेगा। और इसको अचीव करने के लिए युवान बड़ा ही डिटरमिन्ड होता है, और वो कहने लगा कि अगर उसके रास्ते में जितने भी कांटे आ जाए तो उन कांटों को वो मार डालेगा। खुद के लिए एक वाइटल पिल का होना उसको पागल बना देता है कि वो किसी हद तक भी गिर सकता है। एंड देन सीन दोबारा यांग क्लैन मार्शल आर्ट स्कूल पर आता है, जहाँ देखते हैं हम लीबो को, जो कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि आखिर फर्स्ट क्लास बोर्न टैलेंट आशु कैसे हो सकता है। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आशु जैसा एक लड़का फर्स्ट क्लास बोर्न टैलेंट का ओनर हो सकता है। जबकि अगर लीबो अपनी बात करे तो वो तो जस्ट अपर मिडिल क्लास है, इतना बुरा भी नहीं। लेकिन लीबो को ये हैरानी है कि आशु के जो रिजल्ट्स आए हैं तो किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा अगर वो बताने पर आ जाए कि वो एक फर्स्ट क्लास बोर्न टैलेंट है। अब ये बात तो काफी नॉर्मल है कि अगर दोस्त आपसे हारता है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर आपका खुद का ही दोस्त ही आपसे अच्छा निकले तो आपकी गांड फट के हाथ में आ जाती है, जो कि खासकर स्कूल रिजल्ट्स के टाइम ही आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। मगर आशु अपनी तरफ से इस बात को क्लियर करता हुआ कि हो सकता है बस उसके पास लीबो के कंपेयर में ज्यादा टैलेंट हो, क्योंकि उसने किसी तरह की भी चीटिंग नहीं करी। और अब ट्रेनिंग फील्ड जाने का टाइम होता है। आशु लीबो की बातों से पक गया है, इसलिए वो ट्रेनिंग फील्ड की ओर जब जा रहा था वो लीबो को भी इनवाइट करता है कि अगर उसकी बकवास खत्म हो गई हो तो वो साथ मिलकर ट्रेनिंग फील्ड की ओर जा सकते हैं, जो कि सुन लीबो वैसा ही करता है। लेकिन जब दोनों दोस्त वहाँ पर पहुँचे तो लीबो को काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो सामने एक पर्सन को जानता है जिसका नाम चैंग होता है। चैंग को वहाँ पर देखकर लीबो ने उसे पुकारा और पूछने लगा कि आखिर चैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जिस अंदाज से वो ये बोलता है वो पता चलता है कि लीबो ये नहीं चाहता कि चैंग यहाँ पर हो। तो चैंग भी काउंटर में कहने लगा कि अगर तुम यहाँ पर हो सकते हो तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, आखिर तुम खुद को किस खेत की मूली मानते हो। वक्त ज्यादा नहीं लगा कि चैंग और लीबो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जिस तरह वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो ये तो होना ही था। मगर वो दोनों लड़ते नहीं, क्योंकि आशु ने बताया कि वो एक विलेज से है, तो वो यहाँ लड़के अपने विलेज का नाम इन सब लोगों के सामने बदनाम क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद आशु चैंग को अपनी ग्रीटिंग्स भी पेश करता है, और आशु से मालूम होता है कि ये बंदा उनके विलेज से ही है। वो 2 साल उससे बड़ा भी है, और विलेज में जितने भी लोग हैं तो उनके हिसाब से ये एक एक्सपर्ट फिशरमैन भी है, जो कि काफी अच्छी मछलियाँ पकड़ता है। मगर जहाँ तक चैंग की बात की जाए कि आशु उसके साथ इस तरह बात क्यों कर रहा है और हमें इतना सब कुछ क्यों बता रहा है, तो दरअसल आशु की बॉडी का ओरिजिनल ओनर जो था, जो कि मर गया है, तो उसका चैंग के साथ काफी अच्छा रिलेशन था, वो अच्छे टर्म्स पर थे। इस वजह से तो वो यहाँ पर इतने प्यार से चैंग से बात कर रहा है। जिसके बाद आशु चैंग से ये पूछने लगा, ब्रदर चैंग क्या आप कभी यहाँ पर आने का रीजन ट्रेन करने का था क्या। तो जवाब में आशु को हाँ सुनने को मिलता है, और ऊपर से चैंग आशु को ये भी बताता है कि ये दुनिया ताकत से चलती है, अगर इन हफ्तों में तुम खुद को ताकतवर नहीं बनाओगे तो तुम ताकत के पैरों दब जाओगे, जो कि इस दुनिया की क्रूल रियलिटी है। और इसी रीजन से तो चैंग ने जितनी भी मछलियाँ पकड़ी थी तो उन सबको एक एक करके चैंग ने मार्केट में बेच दी, और जब उसके साथ पैसा जमा हुआ तो वो यहाँ दौड़ता हुआ चला आया, क्योंकि ताकत के मामले में यांग क्लैन से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं। चैंग की तरफ से इतनी बातों को सुनने के बाद आशु चैंग को कहने लगा कि अगर यही आपका रीजन है तो चलो चलते हैं, क्योंकि ब्रदर यूकी ने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर लिया है, और अगर यहाँ खड़े खड़े वो टाइम को वेस्ट करते हैं तो ट्रेनिंग सेशन खत्म भी हो जाएगा। और लीबो का भी सेम कहना था, अगर वो जल्दी नहीं करेंगे तो वो पक्का लेट हो जाएंगे, जो कि वो तीनों बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जिसके बाद अगले सीन में ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है, और मालूम होता है कि वहाँ पर उन तीनों
के अलावा बाकी और भी डिसाइपल्स थे जो कि कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जब सीन अपने तीनों बेवकूफों पर आया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई टट्टी करने की कोशिश कर रहा हो और निकालने में उसे दिक्कत हो रही हो। न कि सिर्फ लीबो बल्कि हमारा आशु और चेंग तीनों की एक जैसी हालत थी। और ये देखकर ब्रदर यूकी जो होते हैं वो एकदम से उनको रुकने का कहते हैं, क्योंकि अब रेस्ट करने का टाइम था और आफ्टरनून में दोबारा से इनकी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाएगा। तो जितना हो सके तो आफ्टरनून तक वो जितना भी रेस्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे 3 लफंगों की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। लीबो तो यहाँ तक ये भी कहता है कि ये पहला टाइम था, ये इतनी मेहनत उसने की है, वो तो अभी से ही हार मानना चाहता है। और लीबो की बात सुनकर उसी का ही मजाक उड़ाता हुआ चेंग ये कहने लगा कि वो उससे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो तभी कुछ लोग उनके पास आते हैं और वो उन तीनों को बैठे हुए देखकर ये बोले कि तुम तीनों के पसीनों से एक मछली की तरह बदबू आ रही है, लगता है तुम तीनों यहाँ पर नए लोग हो। तो जो लोग इन तीनों का मजाक उड़ा रहे थे तो वो इनके सीनियर्स हैं, जो कि अगर मेरे हिसाब से देखो तो काफी ज्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि ये चीज रोजमर्रा जिंदगी में भी आप लोग देख सकते हो और कोई न कोई इसका शिकार तो जरूर हुआ है, वो भी बिला वजह तंग होने का। तो अभी तक ये सीनियर्स इन तीनों का मजाक उड़ा रहे थे, वो भी इनको मछुआरा कहकर, क्योंकि इनसे मछलियों की बदबू आ रही है। और हद तो उन लोगों ने तब पार करी जब वो लोग पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, वो भी सिर्फ इस चीज को लेकर कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहते हैं वो भी अपनी गंदी बदबू के साथ, तो उनको इसके बदले पैसा देना होगा। और ऑब्वियसली उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए तो वो भड़कता हुआ उन पर उठता है। तो चेंग जो कि दिखने में बेवकूफ है लेकिन एक मैच्योर पर्सन होने के नाते उसने लीबो को रोकना चाहा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो लड़ता है वो अपने साथ ब्रदर यूकी को भी मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि वो उनका मास्टर जो है। इनके अलावा अगर आशु की बात की जाए तो वो पीछे यही सोच रहा था कि उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे लगता नहीं कि वो इन तीनों का संभाल पाएगा, मगर इन तीनों कमीनों से अगर खुद को छुड़ाना है तो इस मामले को लेकर जल्दी से जल्दी उसको सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। तो ये देखकर कि वो पैसा नहीं देने वाले तो सीनियर कहने लगा कि अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो वो उनकी इस विश को पूरा कर देगा, क्योंकि वो वैसे भी स्किन बैरियर को थोड़ा हद तक मास्टर कर चुका है और वो अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगा, वो भी इन तीनों पर। एज एन वो इस फाइट को ज्यादा सीरियसली नहीं लड़ेगा, क्योंकि कल को भी अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए वो इन 3 टेस्ट सब्जेक्ट के पास जरूर वापस आएगा। अगर चाह इस फाइट को लड़ने में अगर उसे मजा आता है तो, जो कि सुन आशु अपने मन ही मन कहने लगा, स्किन बैरियर अगर हम रिवर में होते तो मैं जरूर इसे आजमाता। लेकिन जहाँ तक लीबो की बात हो रही है और स्किन बैरियर को सुनने के बाद तो उसके तो पैर धड़ धड़ कांपने लगते हैं कि तभी पीछे से ब्रदर यूकी उन तीनों को बचाने के लिए आ जाते हैं। और जब इन्होंने इन 3 बुलीज को आवाज लगाई तो मानो उनके रोंगटे कड़े हो जाते हैं जस्ट उनकी आवाज को सुनकर। और तो ब्रदर यूकी इन 3 बुलीज से कहने लगे अगर करने के लिए उनके पास कुछ भी ना हो तो वो पोस्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी वहाँ जाकर। तो ये देखकर वो बुली बड़ा ही गुस्सा हुआ और ब्रदर यूकी के सामने उन तीनों को धमकी देकर चला जाता है कि अगर आज ब्रदर यूकी ना होते तो वो इन तीनों को मार मार कर उनका यहाँ पर बर्ता बना देते। और धमकी के बाद माफी मांगकर ब्रदर यूकी के सामने से विद इन अ सेकंड गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होती है। जो ही वो तीनों यहाँ से चले गए तो लीबो उनको गालियाँ देना शुरू कर देता है, मगर अगेन चेंग एक मैच्योर पर्सन होने के नाते कहने लगा कि पीठ पीछे किसी को गाली देने का अब कोई फायदा ही नहीं, तो तुम बच्चों की तरह एक्ट करना बंद कर सकते हो। और ये चीज आशु फील करने के बाद कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ से ही तुम किसी को ही ओवरकम कर पा सकते हो, तो उसे जितना जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग होना ही होगा, वरना फ्यूचर में न सिर्फ जीहैंग क्लैन बल्कि बहुत सारे लोग उसके वीकनेस का फायदा उठाएंगे और उसे स्ट्रॉन्ग होने नहीं देंगे। जिसके बाद आशु लीबो और चेंग से कहने लगा कि उसे कुछ काम याद आ गया है, तो वो उसके बगैर ट्रेनिंग को आगे शुरू कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि वापस आने में उसको टाइम लगेगा। और वो ये बात ब्रदर यूकी को भी पहुंचाने का कहता है और बोलकर वहाँ से भाग निकलता है। लीबो आशु के इस हरकत से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ, इसलिए तो वो चेंग से पूछने लगा। तो ऑब्वियसली चेंग लीबो की तरह खुद भी कंफ्यूज होता है कि आखिर इसको क्या हो गया। तो मालूम होता है कि सिस्टम उसे बार बार मैसेज दे रहा था कि जो लोटस फील्ड पॉन्ड है तो वो खतरे में है, वहाँ पर एनिमीज आ गए हैं। और आशु लोटस फील्ड पॉन्ड को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वही तो उसका एक जरिया है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक जरिए से ज्यादा वो उसको अपना बेस मानता है, जो कि वो अपने दुश्मनों के हाथों उसे खोना नहीं चाहता। और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में लीबो और चेंग अब तक आशु के ना आने का एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर लीबो को तो चेंग के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही थी, जो कि देख चेंग कहने लगा कि आखिर तुम इतना टेंशन उसके लिए क्यों ले रहे हो, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, इस वजह से तो वो इतना ज्यादा लेट हो गया है। उन दोनों के बात करने से ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ वो अब आराम से बात कर ही सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इतने आराम से भी एक दूसरे से बात कर करके उन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात के साथ एग्रीड नहीं हो रहा था। कि तभी उनको कोई आवाज लगाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बुली था। उसको लगता है कि ऊपर वाला ये खुद चाहता है कि वो इन दोनों की मरम्मत कर दी, इसलिए जब भी वो यहाँ वहाँ घूमता है तो वो इन दोनों को अकेले ही पाता है, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। और
अब तो ब्रदर यूगी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इन दोनों की बजाने वाला है। दोनों अपने सीनियर को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अब की बार ब्रदर यूगी उनकी मदद करने को नहीं आएगा। और इस बारी जो खड़ूस सीनियर था, तो वो जो दोपहर में नहीं कर पाया, तो वो इस रात पूरा कर देगा, वो भी इन दोनों की मरम्मत करने का। हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो गई हो तो मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, इसके लिए सॉरी। लेकिन लास्ट में चलो अब आशु के स्टेटस विंडो को देखते हैं। पैसे सेम टू सेम थे, क्रोको और चौंकी अभी तक अपग्रेड नहीं हुए, और जो उसका फ्यूजन था तो वो अभी तक 11.7 ही है।